दोस्तों, आज हम लोगों की जो ये चर्चा है कि किसान सड़कों पे क्यों है, अन्नदाता हमारा आंदोलन क्यों कर रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से आज लगभग 23वां दिन है जब ये आंदोलन जारी है। अगर आप सिंघू बॉर्डर पे जाएं, सिंघू बॉर्डर से लेके तकरीबन 12-13 किलोमीटर आगे तक आप चलते अगर चले जाएं तो सब तरफ ट्रॉलीज ही ट्रॉलीज हैं। जो भी वाहन है, सड़क चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों तरफ जाम है। मैं तकरीबन वहां पे सिंघू बॉर्डर से लेके आगे 6 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर तक गया और वहां मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे कोई गाड़ी जाने की सुविधा है या कहीं कुछ है। हर जगह हर 100 कदम पे लंगर लगे हुए हैं। 100 भी मैं शायद ज्यादा कह रहा हूं, 50-50 कदम पे लंगर लगे हुए हैं। कुछ लोगों से बात करी, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा ये जो किसान बिल है जब तक ये वापस नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं जाएंगे। तो यहां पे बात ये आती कि सरकार कह रही है कि हम बिल वापस नहीं करेंगे, संशोधन करने को तैयार हैं, लिखित में आश्वासन देने को तैयार हैं। किसान कह रहा है, जो वहां पे बैठा हुआ है, जिनसे मेरी कई लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि हम जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता, रद्द नहीं हो जाता, कानून रद्द नहीं हो जाता, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। लेकिन इस हठ योग में पिस कौन रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आज हमारे साथ कुछ लोगों का पैनल है और मैं उन लोगों से आपको परिचित करवाता हूं। डॉक्टर रमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम पे। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। और इसके बाद हमारे साथ हैं जसमोहन जी। जसमोहन जी, आपका भी स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी कंसल्टिंग एडिटर हैं अमर उजाला के। वीरेंद्र गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिसिंग और कन्वीनर है एनजीओ आस एनजीओ के। पंकज कपूर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अभी हमारे साथ एक सज्जन और जुड़ेंगे, वो शायद 2-3 मिनट में जुड़ जाएंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों से एक ओपनिंग रिमार्क लेना चाह रहा हूं। इस जो आंदोलन हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, या यूं कह लें जो कृषि बिल को लेके, कृषि कानून के ऊपर एक पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कानून सही है और कुछ लोगों का मानना है, खासतौर से जो किसान हैं, किसानों के संगठन हैं, किसानों के समूह हैं, वो ये कह रहे हैं ये कानून ऐसा कानून है जो हमें बर्बाद कर देगा, हमारी जमीनें छीन लेगा। अगर ये आ गए, प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे तो सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी। फिर उसके बाद 2 या 3 साल के बाद प्राइवेट प्लेयर्स अपने मन माने रेट पे सामान हमसे खरीदेंगे और मन माने रेट पे सामान बेचेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम बेकार हो जाएंगे, हमारे पास कुछ करने को रहेगा नहीं। तो मैं आप सब लोगों से चाहता हूं कि आप एक बार ओपनिंग रिमार्क्स में 1.5 मिनट के लिए कमेंट सबसे दें कि आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं, या सरकार की तरफ से और किसानों की तरफ से आप क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर रमेश मित्तल जी से। देखिए, नमस्कार। मेरा यहाँ पर एक छोटा सा व्यू है। मैं एक आपके सामने पिक्चर रखना चाहता हूँ पूरे भारत की, कि आप देखेंगे जैसे नागालैंड और मणिपुर के किसान हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट वहां पर पाइनएप्पल उगाते हैं। इलाहाबाद के किसान हैं जो कि बहुत अच्छे अमरूद वहां पर उगाते हैं। नागपुर के किसान हैं जो कि वहां पर बहुत अच्छे संतरे उगाते हैं। बिहार के किसान हैं जो कि फूल मखाना, जिसे हम फॉक्स नट कहते हैं, वो वहां पर उगाते हैं, जो कि आज की तारीख में बहुत ज्यादा डिमांड में है इस कोरोना के काल में। कश्मीर के किसान है जो केसर उगाते हैं, और केरल के किसान है जो इलायची उगाते हैं। ये मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए हैं। अगर आप इन किसानों को देखेंगे और इन प्रोडक्ट को भी देखेंगे जो कि क्लस्टर बेस्ड उपज है, आप मुझे बताइए कि अगर पाइनएप्पल को नागालैंड या मणिपुर से कहीं और ले जाकर के आप नहीं बेचेंगे तो उसको आपका ज्यादा मूल्य कैसे मिलेगा। नागालैंड के लोग या मणिपुर के लोग उस पाइनएप्पल का उतना दाम नहीं देंगे जितना दिल्ली वाले देंगे, या मुंबई वाले देंगे, या चेन्नई वाले देंगे, या बेंगलोर वाले देंगे। अब प्रश्न ये है कि उसको वहां तक पहुंचाया कैसे जाए। तो आप देखेंगे ये जो एग्री बिल है, ये इन सारी चीजों को सपोर्ट करता है, उनको ऐसी एवेन्यूज देता है कि वो वस्तु वहां से वहां तक पहुंचे। आज इलाहाबाद का जो अमरूद है, जो हमारे जीआई में भी सुरखा के नाम से रजिस्टर्ड है हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशन में, वो अमरूद अगर मुंबई पहुंच जाए तो उसकी प्राइस तिगनी हो जाती है। और हमारा किसान उसको सीधा कब बेच पाएगा? इस बिल को अगर हम देखें तो इस बिल के थ्रू वो बेच सकता है। आज हमारा ई नाम का पोर्टल है और 2 दूसरे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स आने वाले हैं, उसके थ्रू उसको सीधा विक्रय, जिसे हम डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं, उसका उसे अवसर मिलेगा। यहां मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो संविदा खेती की हम बात कर रहे हैं, संविदा खेती जब एपीएमसी एक्ट के थ्रू शुरू में जब
बनाई गई, जब मॉडल एक्ट आया, तो वहां पर ये बताया गया कि संविदा खेती एक अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल है। इसको हमें समझना होगा, इस कम्युनिकेशन को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सारी चीजें संविदा खेती से नहीं हो रही है, ये एक अल्टरनेटिव चैनल है। मतलब आपको एक और माध्यम दिया गया है, आपको एक और रास्ता दिया गया है, अगर आप चाहें तो उस रास्ते से अपनी उपज को सीधा बेच सकते हैं। तो आप किसी भी उत्पाद को ले लीजिए, अगर उसके लिए आपको बहुत सारे एवेन्यूज मिल रहे हैं, बहुत सारे और दूसरे माध्यम मिल रहे हैं जिनको कि हम चूज करें और बेचें, तो निश्चित तौर पे किसान की आय बढ़ेगी। ये आप किसी भी साधारण से साधारण व्यक्ति को भी आप अगर पूछेंगे, अगर मुझे 10 बायर और मिल रहे हैं, खरीदने वाले 4 बायर अगर इन माध्यमों से और मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मेरी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी, मेरी नेगोशिएशन पावर भी बढ़ेगी और मेरे को अपनी वस्तु का ज्यादा मूल्य भी मिलेगा। अब बहुत सारी वस्तु की जो है वो बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट होती है, लेकिन जी क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदने वाला उसी जगह पर हो, ये जरूरी नहीं है। जी जी डॉक्टर रमेश, आपका ओपनिंग रिमार्क है, फिर इसके बाद फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। और डॉक्टर रमेश मित्तल जी डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो आपने इनका वक्तव्य सब लोगों ने सुना, और मैं चाहूंगा जसमोहन जी अपनी बात रखें। जसमोहन जी, मैं बता देना चाहता हूं, चेयरमैन सीआईआई नॉर्दर्न रीजन कमेटी ऑन एग्रीकल्चर और एमडी हैं फ्रिक इंडिया लिमिटेड के। जसमोहन जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। जसमोहन जी, आप शायद सुन नहीं पा रहे हैं, मेरी आवाज नहीं आ रही आप तक। पंकज कपूर जी, आप अपनी बात रखें। पुष्पेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और उसके साथ साथ कमल जीत सिंह जी भी जुड़ गए हैं। पंकज कपूर जी, आप अनम्यूट कर लीजिए फिर रखिए। जी बोलिए पंकज कपूर जी। पंकज कपूर जी के बारे में बता देना चाहता हूं, चेयरमैन है सीआईआई पानीपत के और एमडी हैं पार्क नॉन वुमेन प्राइवेट लिमिटेड के। पंकज कपूर जी। Thank you, Ravindra ji, Gautam ji. And I was listening to Dr. Can you hear me? Yes. जी जी सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं, बोलिए आप। हाँ. So I have a small farm in Panipat also and a business also. मैं थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट रखूंगा आपके सामने। जो आपने कहा कि फार्मर क्यों नहीं, why he is not very happy with the situation as of now. मेरा मानना यह है कि भाई जो हम एजुकेशन दे रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को, और जहाँ तक हम चाहते हैं कि वो विलेजेस में जाके या विलेजेस में जाके अपना कुछ बेटरमेंट करें, कुछ हमारी जो पैदावार है, आपको पता ही होगा, एवरीबॉडी इज अवेयर कि जो हमारी पैदावार है पर एकड़ बाकी कंट्री से इस 1/3 और 1/8, मतलब इतनी कम यील्ड है हमारी लैंड की। तो इम्प्रूव अपॉन दैट वी नीड एक्सपर्ट पीपल, एजुकेटेड पीपल। अब एजुकेटेड पीपल की प्रॉब्लम ये आ रही है गौतम जी कि जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट बाहर निकलता है, अगर उसको हम विलेज में जाने के लिए कहते हैं, तो वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो विलेज में है, एज ए इंडस्ट्री ऑल्सो, एज ए विलेज ऑल्सो और एज ए फार्मर ऑल्सो, वहाँ ना तो कोई सीवरेज है, there is no water for drinking available. He has to drink the water from the tube well if he has to stay there. और ना ही उसके पास कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वो सड़कें हैं प्रॉपर वहाँ उसको जाने के लिए, आने के लिए। पीछे गवर्नमेंट ने भी क्या किया, हरियाणा गवर्नमेंट ने सी जोन बना दी। सी जोन इज टुवर्ड्स विलेज, जैसे कई पानीपत के नज़दीक विलेजेस हैं, वहाँ उन्होंने बोला भी इंडस्ट्री को हम सी जोन में बेटर सब्सिडीज देंगे। अब सी जोन तो बना दिया, अब वहाँ पोल्यूशन वाले को आ गए कि पोल्यूशन वाला कहता है भी आपकी सीवरेज का पानी कहाँ जा रहा है, व्हेन देयर इज नो सीवरेज। तो कहने का मतलब यह है, अगर आप फॉरेन की तरह या दूसरी की तरह फार्मर की इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो पिछले 70 साल में अगर आप विलेजेस की कंडीशन जाके देखेंगे, तो फार्मर जो है ही हैज नो वे टू डू द वर्क, he doesn't get anything from the कृषि केंद्र जो हमारे बनाए गए हैं, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं, उन लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो विलेज में जाएं और विलेज में जाके
छोटा फार्मर जिसकी 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ तक लैंड है, ही इज नॉट एबल टू कोप अप विद द प्रेशर। उसके पास लेबर आनी मुश्किल हो जाती है, आजकल लेबर जो है वो भी उसके लिए प्रॉब्लम है। तो जो लैंड ओनर बेसिकली जो है, अगर थोड़ा सा वो पैसे वाला है तो वो खुद काम नहीं करता है, ही इज हैविंग सम अदर पीपल टू वर्क फॉर हिम, जिनका परिवार भी वहीं रहता है और उनके लोग भी वहीं रहते हैं, और वही उसके छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो प्लकिंग कर रहे हैं, वेजिटेबल हो या और चीजें हो वही करता है। जो फार्मर बेसिकली जिसकी वो 3-4 एकड़ लैंड है या 5 एकड़ लैंड है, वो अकेला कैसे करेगा काम? There is no implements provided by the government, no system, no seeds, no hybrid seed, no soil testing properly। उसके साथ कहने को तो कार्ड भी है, कहने को तो सॉइल टेस्टर भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट ऑन द ग्राउंड लेवल जैसे हम कहते हैं कभी आयुष योजना है जैसे मेडिकल की, मेडिसिन की, इफ ही गेट्स सिक, अब वो कहते हैं जी आरती के पास आरती ना हो तो उसको क्या नुकसान होगा? भाई आरती के पास जब वो सीजन में सोइंग करता है, अगर पैडी की या वीट की करता है तो 6 महीने उसको काम कोई नहीं है, उसके लिए वो 6 महीने में कोई पैसा भी नहीं आना है। फॉर दैट 6 months he has to make a living, he has to go for his medicine, he has to go for his daily needs। वो तब आरती के पास जाता है कि मेरे को पैसे दे दो, कुछ मेरा खर्चा जो है वो घर का चल जाए। दैट इज वन ऑफ द रीजंस ही इज अफ्रेड कि अगर मैंने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को अगर कॉन्टैक्ट किया तो मेरे को पैसा कौन देगा? जी, आपका ये कहने का मतलब है कि अगर आढ़तिया खत्म हो जाएगा और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा तो शायद उसको एक ये डर है कि बीच में मैं जहां हेल्प लेने जाता था वो कौन देगा। एक बार मैं सभी के कमेंट्स ले लेता हूं, एक बार ओपनिंग रिमार्क्स, ताकि फिर उसके बाद हम इस चर्चा को बेहतर ढंग से बढ़ा पाएंगे, कर पाएंगे। और जसमोहन जी आई थिंक दोबारा से कनेक्ट हुए। जसमोहन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आप जसमोहन जी को आवाज नहीं आ रही है। मैं चाहूंगा कि जी जसमोहन जी, नहीं, जसमोहन जी को आवाज नहीं आ पा रही है। कमल सिंह जी हैं जो कि पद्मश्री हैं और किसान हैं। कमल जी, आप इस कानून को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप थोड़ा सा देर से जुड़े थे तो मैं चाहता था एक ओपनिंग रिमार्क 1.5 मिनट के समय में आप रखें। सभी लोग के समय का थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि सब लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिल सके। जी, आवाज आ रही है जी? जी बोलिए। अब हाँ, पिछले 20 वर्षों से मैं सुन रहा था कि एपीएमसी एक्ट में सुधार हो और कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को या किसान को एक फ्रीडम हो कि वो अपना माल बेच सके कहीं भी और कोई भी खरीद सके। इसके लिए मैं एक उदाहरण से मैं बताना चाहूंगा कि एक बार हमने ऑर्गेनिक चावल बोया और जब बेचने का बारी आई तो उन्होंने कहा कि मंडी ले जाओ, मंडी से हम खरीदेंगे, उसमें क्वालिटी खराब होगी, उसको बेच नहीं पाए। ये अच्छा कानून आया है कि कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री या कोई भी डायरेक्ट किसान से अपना अच्छी पैदावार करवा के, गुड क्वालिटी की पैदावार करवा खरीद सके। ये बात तो यहाँ तक तो है ठीक, परंतु यदि बाहर टैक्स नहीं है तो मंडी में भी टैक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंडी बनी रहनी चाहिए। यदि मंडी खत्म हो गई तो आगे भाव कौन तय करेगा? क्योंकि कंपनियां तो कुछ समय 2-4 साल अच्छा बढ़िया खरीदेगी, उसके बाद में हो सकता है कि भाव डाउन कर दे और किसानों का पड़ता ना लगे। तो इसलिए हमने सरकार से ये भी मांग की है कि मंडी भी बनी रहे, मंडी भी बनी रहे, जरूरी है। मंडी का होना भी जरूरी है, मंडी इसी तरह से बहुत जरूरी है मंडी का होना भी। और नहीं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोग जो है, किसान जो है भयभीत हो रहे हैं, बिना मतलब के डरे हुए, उनको डराया जा रहा है। और इसमें कुछ संस्थाएं लगी हुई है। अपने देश में एक रिवाज और है, जब कोई आदमी, जैसे जीएसटी आया या कोई कानून बनाती है सरकार, तो दूसरी पार्टी अपोजिशन में जो होती है, जब वे पोजीशन में होती है, सत्ता में होती है, तो वे खुद करना चाहती है, और जब अपोजिशन में चले जाती है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तो विरोध करने लगती है। ये गलत है। ठीक को ठीक कहना चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए। ठीक को ठीक कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। जसमोहन जी, आप क्या, मुझे लग रहा है कि आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपका फ्रेम फ्रीज है। विनोद अग्निहोत्री जी डिस्कनेक्ट हो गए थे और दोबारा से जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप किस तरह से देखते हैं? फिर उसके बाद मैं पुष्पेंद्र जी के पास जाऊंगा। देखिए रविंद्र जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मुझे शो पे लाने के लिए, और आप सभी को नमस्कार। आपके पैनल पे जितने भी लोग हैं, अलग अलग राय निकल करके आई हैं। अभी तो पूरे पैनलिस्ट के पास हम पहुंचे भी नहीं हैं। बात बहुत स्पष्ट और सीधी है। जितना सहज तरीके से इसको समझाने की कोशिश की गई, अगर ये इतना ही सहज होता तो
तो आज 2 डिग्री टेम्परेचर में हमारे किसान भाई वहां पे खुली छतों पे आज 30 से ज्यादा अपनी शहादत दे करके नहीं बैठे होते। मुझे समझ नहीं आता कि आप एक तरफ सरकार हमारी कहती है कि हम किसानों के भले के लिए ये लेकर के आ रहे हैं, बिल लेकर के आए हैं, जिनके भले के लिए बिल लेके आए उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें जिद किस बात की है? उनकी डिमांड को आप अब तैयार हो गए कि हम इसमें करेक्शन कर देते हैं, संशोधन कर देते हैं, तो उनकी डिमांड इतनी सी है कि जब आप 15 में से 13 संशोधन करने को तैयार हो, तो आप बिल को एक बार वापस ले लो, उसके बाद दोबारा से चर्चा करके कर लेंगे। इसमें बुराई क्या है? मैं समझता हूँ कि जो सरकार का एक अड़ियल रवैया है, वो नहीं होना चाहिए। ये किसान चाहे एक और नैरेटिव चलाया जा रहा है रविंद्र जी कि ये आंदोलन केवल पंजाब और हरियाणा का है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब और हरियाणा के भाई हमारे देश के नहीं हैं? क्या ये बाहर विदेश से आए हैं क्या? अगर देश में आज सरकार का एक रोल है बहुत बड़ा कि संवेदनशील होते हुए अगर एक छोटा सेगमेंट भी नाराजगी जाहिर करता है, तो क्या सरकार का फर्ज नहीं है कि उनको समझाया जाए? आप जिनको समझाना चाहिए उनको समझाते नहीं है, और आप कच्छ के जा करके फार्मर से तो संवाद करने को तैयार हैं, और जो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए उनसे संवाद करने को तैयार नहीं है। ये कौन सी पॉलिसी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, और ये बात फैक्ट है कि जाहिर है कि उसमें से जो राजनीतिक पार्टियों के ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, विपक्षी पार्टियां हैं जो उनको गुमराह कर रही है। अरे भाई, आप जो बात कह रहे हैं आपको छोड़ के पूरा देश गुमराह है, ये कैसे संभव है रविंद्र जी? मुझे इस बात का जवाब चाहिए सारे पैनलिस्ट से कि आप जो कह रहे हैं वही सच है, उसके बाद सब गुमराह हो रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, आप ऐसे कानून क्यों लाते हैं कि जहां पर आपको एक अभियान चलाना पड़ता है कि 700 चौपाल में जाकर के हम घर घर जाके समझाएंगे। जैसे सीए में हमने देखा कि इन्होंने कहा कि 50 लाख वर्कर जाके घरों में जाकर के समझाएंगे। अरे भाई, ऐसा कौन सा कानून ये ड्राफ्ट करने वाले लोग हैं, उनको बेसिक समझ नहीं है भारतवर्ष की जमीनी हकीकत पे। ऐसा ड्राफ्ट ही क्यों करते हैं कि आपको घर घर जाके समझानी पड़े? तो ये अड़ियल रवैया नहीं होना चाहिए। एक बार और तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, एक कहा नहीं है, ऑर्डर नहीं पास किया, उन्होंने एक अपनी राय रखी है कि भाई क्या हम इसको अभी ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते तीनों कानूनों को? इतनी भी क्या जल्दी है? और दूसरी बात रविंद्र जी, बस एक 10 सेकंड और लूंगा। जिस तरीके से आनंद फानन में कोरोना काल की महामारी के बीच में ये तीनों विधेयक लाए गए हैं, जिस तरीके से इनको परमिशन, पूंजीपतियों को परमिशन मिलने से पहले ही उनके भंडारण की व्यवस्थाएं तैयार हो गई हैं, और जिस तरीके से उनको बाद में परमिशन दी गई है कोरोना काल के अंदर, ये सब एक इंगित करता है कि कहीं ना कोई घालमेल है। चीजें उतनी अपरेंट और ट्रांसपेरेंट नहीं है जितनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी रविंद्र जी। मुझे लगता है शायद रविंद्र जी का खुद का कनेक्शन शायद आउट ऑफ नेटवर्क हो गया है। ये हमारे डिजिटल जी, मेरा ही कनेक्शन आउट ऑफ नेटवर्क हो गया था। पुष्पेंद्र जी से मैं कह रहा था कि अपनी बात रखें, क्योंकि विनोद अग्निहोत्री जी का दोबारा से डिस्कनेक्ट हो रहे थे, और मैं चाहता था कि मैं सबसे लास्ट में पुष्पेंद्र सिंह जी का कमेंट लूं कि सबकी वो बात सुन लें, फिर अपनी बात वो रखें। पुष्पेंद्र जी। रविंद्र जी, स्वागत है आपका डिजिटल इंडिया में। जी 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 जी, डिजिटल इंडिया। जी पुष्पेंद्र जी, धन्यवाद धन्यवाद। क्या नमस्कार मेरी आवाज पुष्पेंद्र जी, सबको सभी को नमस्कार आ आ रही रही है? जी जी, धन्यवाद। देखिए, हमारे देश में जो पॉलिसीज रविंद्र जी आज तक रही हैं, वो रही हैं जो फूड इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने की। पिछले 70 सालों से, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये 46% का जो वेटेज है वो फूड आइटम्स का है, खाद्य पदार्थों का है। तो यदि हम किसान को दबा लें, जो भोला भाला है, जो जानता नहीं है सारे सिस्टम को, तो जो है कहीं ना कहीं हम इन्फ्लेशन को डाउन रखेंगे। इन्फ्लेशन कम रहेगा यानी महंगाई दर कम रहेगी, तो इंटरेस्ट रेट भी हमारे कम रहेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ये एक जनरल थ्योरी है पूरे विश्व में, और ज्यादातर इकोनॉमिस्ट इसी थ्योरी को मानते हैं। तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो किसी के हाथ में आता नहीं है, वो तो अपना 200 ग्राम प्लास्टिक और 250 ग्राम करके 1 लाख रुपए में मोबाइल बेच सकता है। लेकिन खाद्य पदार्थ जिसकी अति आवश्यकता है, जिसके बिना कोई जी नहीं सकता, उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम आज तक कि तेरा जो सामान है उसके बिना कोई जी नहीं सकता।
और उसको इस तरीके से भरमाया जाता है कि नहीं भाई, तू तो सस्ता ही बेचने के लिए यहाँ पैदा हुआ है, तुम सस्ता बेचते रहो। इस वजह से तमाम नीतियां ऐसी बनाई गई कि जो है किसानों को कम से कम हमें जो है पैसा देना है, चाहे वो एमएसपी वाला माध्यम हो चाहे अन्य माध्यम हो। या जैसे मैं उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, जैसे ही प्याज बाहर महंगी होती है तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया जाता है, एक्सपोर्ट बैन कर दिया जाता है। तो ये तमाम नीतियां सरकार जो है अपनाती रही है। अब इस सारी कंक्लूजन को करने के लिए एक ओईसीडी की रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों, जो आईसीआर, आईईआर और ओईसीडी की जॉइंट स्टडी थी। ओईसीडी जैसा आप जानते हैं 36 देशों की संस्था है और सारी पॉलिसीज को स्टडी करती है अनेकों देशों की। उसके अनुसार सन 2000 से सन 2017 के बीच में 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किसानों का इन्हीं एंटी फार्मर पॉलिसीज की वजह से हुआ। और जहां तक रिफॉर्म्स की बात है, रिफॉर्म्स की आवश्यकता इस देश में थी कि भाई रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन मंडी सिस्टम को खत्म करके या बाईपास करके या कमजोर करके नहीं करना था ये काम। लेकिन अभी जो इन्होंने रिफॉर्म्स ये लाए हैं, इसमें किसानों को ये आशंकाएं हैं कि भाई कहीं ना कहीं मंडी सिस्टम बाईपास हो जाएगा या कमजोर पड़ जाएगा। इसका ताजा उदाहरण कल परसों ही इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि लगभग 250 मंडियां जो अपनी मध्य प्रदेश में है, उनमें से 50 लगभग मंडियों में एक फूटी कौड़ी का बिजनेस जो है सितंबर अक्टूबर में नहीं हुआ है, और 50-60 ऐसी मंडियां जहां 50% पे रह गया है बिजनेस। तो धीरे धीरे इनका हाल वही हो जाएगा जैसे कि एमटीएनएल, बीएसएनएल का हो गया है प्राइवेट सेक्टर के सामने, या अपनी एयरलाइंस का हो गया है, एयर इंडिया वगैरह का हो गया है। तो ये आशंका निराधार नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री से यदि हमने चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे तो कहीं ना कहीं जो हमारा पब्लिक सेक्टर कमजोर पड़ सकता है। और क्योंकि पब्लिक सेक्टर या सरकारी खरीद या मंडी की व्यवस्था किसानों के लिए एक किस्म से इंश्योरेंस की तरह है, वो खत्म हो सकती है। तो इस आशंका के कारण ही ये आंदोलन बड़ा बनता जा रहा है। अपने और कमेंट्स में जब विस्तार से आप पूछेंगे तो मैं इनको बताऊंगा। जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। अब लेकिन सभी लोगों ने अपने अपने कमेंट्स यहाँ पे अपने रखे, और जसमोहन जी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं और विनोद अग्निहोत्री जी, क्योंकि दोनों लोगों का नेटवर्क काफी वीक है। और जिस तरह से डॉक्टर रमेश जी ने इसकी तारीफ करी, बिल की बताया, क्योंकि वो मार्केटिंग के लिए हैं भी, और बता रहे हैं कि भाई इससे बहुत फायदे होंगे, लेकिन ये सारी बातें डॉक्टर रमेश हम किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? फिर एक और आपसे मैं प्रश्न करता हूं डॉक्टर रमेश, जो एक भंडारण वाला कानून है, अगर ये हम बिल्कुल उससे छूट दे रहे हैं कि कोई भी कितनी भी स्टोरेज कर सकता है, तो क्या इससे डॉक्टर रमेश महंगाई नहीं बढ़ेगी? क्या ये सिर्फ किसानों के लिए रह जाएगा? ये आम आदमियों तक भी तो सामान महंगा पहुंचेगा कि जब अगर चीजें शॉर्ट कर दी जाएंगी। ये भी एक डर है या वाकई में हकीकत है? डॉक्टर रमेश आप बताएं। अनम्यूट करना पड़ेगा डॉक्टर रमेश। जी जी। जी। देखिए, मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि 2004 से ये एपीएमसी के रिफॉर्म्स चल रहे हैं, ये सभी जानते हैं, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और इसमें सभी राज्यों को भी विश्वास में लिया गया, और एक मॉडल एक्ट भी बाद में बना करके प्रस्तुत किया गया, और राज्यों ने अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए, किसानों की स्थिति को देखते हुए, उनमें परिवर्तन करके, या उसको किसी ने एज इट इज भी अडॉप्ट किया, कहीं पर उसको थोड़ा संशोधन के साथ भी अडॉप्ट किया गया। तो ये एक लगातार की प्रक्रिया है। पहले तो हम ये जान लें, इस बात को समझ लें कि ये ऐसा नहीं है कि एकदम से आज हुआ है, ये लंबे समय से चल रहा है। अब यहाँ पर जैसे जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक अल्टरनेटिव चैनल दिए गए हैं। यहाँ पर जो पुरानी व्यवस्था भी है और साथ में नई व्यवस्थाएं और जोड़ी गई हैं। जैसे संविदा खेती की मैंने बात करी, जब संविदा खेती को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ था, साफ सुथरे तौर पे लिखा हुआ था कि ये एक अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल है, मतलब एक मार्केट करने का एक और तरीका है। अब वहां पर देखने की बात ये थी कि वो सारे उत्पाद पर लागू नहीं हो सकती थी। मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए अब टमाटर है, टमाटर को शायद टमाटर में वो सफल बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन कुछ उत्पाद ऐसे थे, जैसे वनीला की खेती होती है साउथ में, वहां वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत सफल रही।
तो कुछ उत्पाद ऐसे थे जो कि सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पे ग्राहक से जुड़े हुए नहीं थे, यानी कि किसान उसको बाजार में नहीं बेच सकते थे। जैसे मान लीजिए कुछ औषधि से संबंधित है, कुछ और चीजें। मैं आपको यहाँ एक उदाहरण दूंगा कि एक उद्यमी थे जिनको लाल अमरूद की एक जैम या जेली का प्लांट लगाना था, उनके पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर था। अब आप मुझे बताइए कि लाल अमरूद को अगर हम प्रोक्योर करें और एक बड़ी इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए तो एक साथ एक जगह पर वो लाल अमरूद नहीं मिलेगा, उसको पूरे देश भर में अलग अलग जगह से प्रोक्योर किया जाएगा। अब अलग अलग जगह से प्रोक्योर करने के लिए एकमात्र जो साधन होता है वो संविदा खेती है। अब वो स्कैटर्ड है पूरे देश भर में अलग अलग जगह से, जब तक वो उनका एग्रीमेंट नहीं करेंगे वो उस फैक्ट्री को स्थापित नहीं कर सकते, और जब उस फैक्ट्री को स्थापित नहीं कर सकते तो ना तो किसान को खरीदने वाला मिलेगा, ना हमारे यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट होगा। तो ये एक अल्टरनेटिव मॉडल था, और जहां पर जिसको सूटेबल लगा वो उसमें गए और उनसे उनको लाभ भी मिला। इसी प्रकार से आप जब देखेंगे इन बिलों में भी जो मंडियां हैं वो एग्जिस्टिंग हैं, लेकिन एक किसान को उसके खेत से भी खरीदने की अनुमति मिल रही है। अगर मान लीजिए उसका लॉजिस्टिक का खर्चा बचता है, उसका भंडारण का खर्चा बचता है, और यदि कोई उसके खेत से जाकर के चीज ले रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसको कुछ लाभ तो अवश्य होगा। अब ये कितना होगा ये डिपेंड करता है कि उन दोनों के बीच में किस तरह का बातचीत हुई है। तो लेकिन डॉक्टर रमेश, जो मेरा मूल प्रश्न था आपसे ये था कि जो भंडारण वाली जो बात कर रहे हैं, स्टोरेज वाली बात कर रहे हैं, जिसके जो कानून हमने खत्म कर दिया है, यानी कि कोई भी कितनी भी स्टोरेज कर सकता है, नहीं तो इससे आपको नहीं लगता काला बाजारी बढ़ेगी, चीजें महंगी हो जाएंगी? जी जी, मैं इसका भी आपको जवाब देता हूं। देखिए, जैसे भंडारण की बात है, अब एक मान लीजिए एक व्यापारी है, उसको एक अमुक लिमिट तक भंडारण की मान लीजिए सुविधा है। अच्छा, उसके पास बहुत सारे किसान भी है जो बेचने के लिए आते हैं। अब जितने उसके पास किसान आते हैं उसने उस लिमिट तक उसको भंडारण में कर लिया। अब और भी किसान है जो उसको देना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहता है कि साहब मेरा तो एक लिमिट हो गई, मैं अब आपसे, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास आगे बेचने की क्षमता भी है, लेकिन मैं इसका भंडारण कर नहीं सकता, तो मैं आपसे ले नहीं सकता। अब उस किसान को कहीं और दूसरी जगह या कोई दूसरे और व्यापारी ढूंढने होंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे जुड़ी हुई बात है। आशंका, मैं ये कहता हूं, आशंका प्रकट करने का सबको अधिकार है, प्रश्न पूछने का भी सभी को अधिकार है, लेकिन इसमें हमें इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें सरकार के हाथ में। आपने देखा होगा कि जहां कहीं भी ऐसी कोई चीज हुई है। मैं बीच में काउंटर क्वेश्चन करना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं चीजें सरकार के हाथ में, इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अभी हमने देखा कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में, जैसे मैं रहता हूं, आप लोग भी शायद आसपास ही होंगे, दिल्ली में 100 रुपए किलो प्याज बिका, तकरीबन 55 से 60 रुपए किलो आलू बिकी। तो मेरा प्रश्न ये है, अगर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है तो जो 100 रुपए प्याज यहाँ पे बिका, अगर हमारी सरकारों के कंट्रोल में था, तो क्या अगर ये प्याज की कीमत, क्या किसानों को 30 रुपए किलो में भी किसानों ने बेचा होगा क्या? तो बीच का जो मार्जिन था, ऐसी स्थिति में भी वो कौन खा गया? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि जो ये डिमांड एंड सप्लाई है ये मार्केट फोर्सेस से गवर्न होता है। एग्जैक्टली डॉक्टर रमेश, मैं यही कह रहा हूं, जो डिमांड एंड सप्लाई की जो आप बात करें, एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि जब अगर पूंजीपतियों के पास, सपोज करिए आप बिजनेसमैन हैं या मैं बिजनेसमैन हूं, और मुझे पता है, मैं कैपेसिटी है मेरे पास कि मैं पूरी की पूरी फसल एक बार एक साथ खरीद सकता हूं, जितनी भी मैं ले सकता हूं, और उसके बाद मैं अपनी इच्छा से, अपनी चॉइस से मैं रिलीज करूं, यानी कि अपनी डिमांड को, आप समझ रहे हैं ना चीजों को, तब कैसे होगा? देखिए, मैं इस बारे में एक चीज बड़ा आपको स्पष्ट तौर पे बताता हूं कि ये जो बिल है ये हमारे किसानों को कृषि उद्यमी भी बनाता है। ये उसको सब तरह के अवसर देता है। वो कहता है कि आप आगे बढ़िए, अपना गोदाम बनाइए, आप आगे तक चीजों को लेकर के जाइए। आज हमारे किसानों के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो बहुत आगे आ रहे हैं, हमारा किसान उन्नतिशील भी है। तो एक किसान अगर तरक्की कर रहा है तो उसको देख करके बाकी भी उससे प्रभावित होते हैं। तो ये एक एवेन्यूज है। हमारे यहाँ कृषि स्टार्टअप की पॉलिसी आई है, उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप देखेंगे केवल 2 साल में काफी सारे कृषि स्टार्टअप इस देश के अंदर स्थापित हुए हैं। तकरीबन 300 से ज्यादा कृषि स्टार्टअप 1-1.5 साल के पीरियड में आ गए, और उसमें करने वाले काम कौन है? उसमें यही किसानों के बच्चे और उनके संबंधी या किसान खुद है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये एक एवेन्यू आपको और देता है, एक अवसर आपको देता है। नो डाउट, जो आप कह रहे हैं शंकाएं हो सकती है, मैं पहले मना नहीं कर रहा हूं। शंकाओं का समाधान करना हमारा काम है, आप लोगों का काम है, सभी का काम है। हम उसको दूर, शंकाओं को दूर करें। एक बार उस काम को लोगों को मौका आने दें तो उनको स्वयं इस बात का पता चलेगा कि इसमें कुछ उन्हें फायदा है। इतना समय कुछ में फायदा है। चलिए डॉक्टर रमेश, पंकज जी के पास जाता हूं। पंकज जी, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से बात हो रही है, अगर हम भंडारण की स्पेशली बात करें, अगर हम
एक कानून उसमें से पकड़ते हैं, तो क्या नहीं लग रहा है कि चीजें महंगाई होगी? और किसानों का भी है डर। किसान ये कह रहे हैं कि आंदोलन सिर्फ हमारा नहीं है, हम ये आंदोलन आवाम के लिए भी लड़ रहे हैं, ये आवाम की भी लड़ाई है, आवाम को समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से भी ताजा एग्जांपल है, जैसे डॉक्टर रमेश ने कहा कि सरकार के नियंत्रण में रहेगा। जब सरकार के नियंत्रण में था तो प्याज और आलू की जो कीमतें एकदम से इतनी बढ़ गई थी, तो वो क्यों नहीं नियंत्रित कर पाए? पंकज जी। थैंक यू गौतम साहब। जो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं उसमें ऐड करता हूं। एक्चुअली फैक्ट ये है कि जो स्टोरेज प्राइवेट पार्टीज को दिया गया है, मैं पहले उसका उत्तर देता हूं आपको। द रीजन इज कि जो एफसीआई गोडाउन्स या और भी हैं हमारे सिस्टम में जिनके पास हम स्टोरेज करते हैं, वह मेरा जो मानना है, हमारे कई जानने वाले एफसीआई से जुड़े हुए हैं, तो लाखों करोड़ों रुपए का जो अनाज है वो वहाँ बेकार हो जाता है। देयर इज स्टोरेज की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। वहाँ जो मटेरियल है वो आधा से ज़्यादा मेरा ख्याल हमारे जैसे पंजाबी में कहते हैं खुर्द-बुर्दी हो जाता है। आई डोंट नो कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। और उससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट रेंट दे रही है गोडाउन्स का, वो सारा जो पैसा है विच कुड हैव बीन प्रॉपरली यूज्ड, जैसे वो जो पैसा है वो किसान के काम आए या किसान के दूसरे कामों के लिए काम आए, उसकी इम्प्लीमेंट्स के लिए काम आए, उसकी पैडी जो जलाने की प्रॉब्लम आ रही है उसको, उसके लिए यूज हो, और अलग अलग चीज़ों के लिए वो पैसा यूज हो। वो पैसा जो है वो गोडाउनों के जरिए, रेंट के जरिए, स्टोरेज की चोरी के जरिए, उसमें खाली ग्रेन की चोरी नहीं हो रही, वो बोरियों की भी चोरी हो रही है जिसमें माल डाला जा रहा है। और उसके कवरेज जो उसके ऊपर कवर आल डालते हैं, उसको कवर करने के लिए वहाँ भी हो रही हेरा फेरी, जो भी है आपको पता ही है। आई थिंक मेरी भी उम्र हो गई अब अबाउट 70, तो मैंने भी पिछले 50 सालों में देखा भी क्या क्या इन लोगों के यहाँ होता रहता है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जैसे अभी भाई साहब जो पुष्पेंद्र जी ने बोला था बीएसएनएल या एयर इंडिया का रीजन दिया उन्होंने कि ऐसे बंद हो जाएंगे। भाई साहब उसका कारण ये नहीं है कि गवर्नमेंट के कारण या प्राइवेट आदमी को देने के कारण एयर इंडिया या बीएसएनएल बंद हुई है या हो रही है। एयर इंडिया का जो मेरे को एग्जांपल मालूम है, मेरे जानने वाले वहाँ के कुछ ऑफिसर थे बड़े बड़े जो ऊपर हेड बन जाते हैं। रीजन ये है कि जैसे कई टेक्सटाइल मिलें भी बंद हुई हैं, डॉक्टर साहब को भी पता होगा, गौतम साहब को बोला, एनटीसी ने टेक ओवर कर ली थी। जो भी डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल आता था जिस भी कंपनी में, वो अपने आदमी को नौकरी लगाना शुरू कर देता था, अपने गांव के, अपने जहाँ के। वो 200, 500, 1000 आदमी जब भी वो आता था तो नौकरियों की वैकेंसी तैयार करता था और अपने आदमी उस जॉब में, क्यों मैं भी कहता था मेरे भाई को लगा दो, आप भी कहते थे मेरे भाई को लगा दो, कोई चौकीदारी लगा दो। आगे प्राइवेट बैंकों में भी ऐसे ही होता रहा। पंकज जी, ऐसे बहुत एयर ठीक इंडिया है, में बट भी वही जो आप कह रहे हैं बिल्कुल बात सही है। जब चीजों को हम किसी ना किसी को सपोर्ट करने लगे कोई गलत तरीके से, इंटरवेंशन बट अगर करूंगा मैं। इस बिल में अगर हम ये देखें कि अभी शुरुआत से ही खामियां, भी सरकार, अभी बिल शुरू हुआ नहीं है कि सरकार राजी हो रही, उसको भी मान रही है कि हाँ इसमें इतनी गलतियां हैं, इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है। हमने पीछे भी देखा जब सरकार ने नोटबंदी करी थी, कितने सारे संशोधन किए। जीएसटी में देखिए अभी तक संशोधन चल रहा है, बिल अभी हमारा लागू हुआ नहीं कि संशोधन की बात शुरू हो चुकी। तो ऐसी स्थिति में जब एक पता लग रहा है कि चीजें खराब है, तो क्यों नहीं सरकार इसको स्क्रैप कर देती? मैं एक चीज और सबसे चाहूंगा कि हम लोगों के यहाँ एक बातें बड़ी मिनट ज्यादा गौतम लंबी हो रही है, तो एक एक डेढ़ गौतम मिनट साहब, 1.5 मिनट का सबको हेलो, विंडो मिलनी चाहिए, ताकि एक सीमित समय में हम लोग बात रख सकें, ताकि एक किसी को ये ना लगे कि मुझे बोलने का मौका कम मिला और किसी को ये ना लगे कि मुझे गौतम साहब ज्यादा मिल जहाँ गया। वो जो रिपील करने का, हेलो गौतम साहब, जी जी हेलो गौतम साहब, जी, बोलिए। एक मिनट मेरी बात जरा पूरी कर लेने दें। जो रिपील करने की बात आ रही है ना, जो गवर्नमेंट के जी, जो बिल 1.5 हैं, मिनट में पूरी करिए बात एक बार जी। मैं कर दूं बात? हाँ जी, हाँ जी, नहीं बात पूरी करिए, 1.5 मिनट का समय आपके पास। हाँ, जो ये कह रहे हैं कि भी रिपील करें अपना बिल्स को, उसके लिए गवर्नमेंट को रिपील करने में मैं जो समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ साथ जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया, तो उसमें क्या है कि वो दफा 370 का भी मामला उठने शुरू हो जाएगा। वो जो आदमी कह रहे हैं इनको छोड़ दो, उनका भी मसला बीच में आ जाएगा। देयर विल बी ए chaos इन द पार्लियामेंट। आगे भी आपने देखा है वो गौ रक्षा के लिए कर्नाटका में स्पीकर को ही वो चेयर से उतार के बाहर फेंक दिया उसको, वो बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचाई है। तो अगर ये इसी तरीके से मसले जो है गवर्नमेंट रिपील कर लेगी तो पार्लियामेंट में बैठ नहीं देगी किसी को।
तो क्वेश्चन ये है कि दिस इज नॉट द रीजन फॉर द गवर्नमेंट टू बैक आउट। गवर्नमेंट कहती है भी उसको रेक्टिफिकेशन करा लो। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन रेक्टिफिकेशन। और उसमें रेक्टिफिकेशन कराना ही क्या है? अगर एसडीएम के पास जाना है तो एसडीएम के जहाँ के अगर हो सकता है तो ठीक, अगर सिविल कोर्ट में चले जाएगा तो पता लगेगा 2 साल वो सिविल कोर्ट में धक्के खाता रहा है। पंचायत को स्ट्रॉन्ग करो, वहां के जो कृषि केंद्र हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो। हर एक आदमी कोई बेईमान नहीं है। हर एक एसडीएम या लोकल जो अथॉरिटी आएगी वो फैसला जो है प्रॉपर करेगी। ऐसे नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कंडीशन लगा दो कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा वो उसके बच्चों को सबको अपने यहाँ वेजेस पे, मिनिमम जी वेजेस पंकज जी, पे जॉब देगा। जी पंकज जी, वापस आते हैं आपके पास ताकि और लोगों को भी एक समझ में आ इंटरवेंशन रहा है। मैं करना चाह रहा हूं इसमें। जी बोलिए पुष्पेंद्र जी। हाँ, मैं जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के विषय में चर्चा हुई है उसमें 2-3 चीजें मैं प्रकाश में डालना चाहता हूं। एक तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज की या फसलों की जो खासियत है वो अन्य प्रोडक्ट्स की नहीं है। जैसे कि मारुति है, वो डिमांड के हिसाब से अपनी कारें बना सकता है और साल भर में निर्माण और साल भर में बिक्री कर सकता है। लेकिन फसलों की खासियत यह है कि वो एक पर्टिकुलर विंडो में ही पैदा होंगी। जैसे गेहूं है, वो तो अप्रैल के महीने में ही मेजोरिटी आ जाएगी फसल आपके पास, लेकिन कंज्यूम वो पूरे साल होगी। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई स्टोरेज की फैसिलिटीज में बड़ा निवेश हो, इसमें कोई असहमति नहीं होनी चाहिए। अब यदि मारुति से कह दिया जाए कि अप्रैल के महीने में सारी मारुति आप बना दीजिए, तो उसकी भी बेकदरी ही होनी है, यानी कि उसके रेट भी गिरने ही गिरने हैं। लेकिन यदि फसल की स्टोरेज की बंदोबस्त हो, या प्याज जैसे आपने उदाहरण दिया, या आलू है, आप ये यहाँ पर फिरोजाबाद और आगरा, मथुरा, ये सारी बेल्ट में चले जाएं, हाथरस में, तो यहाँ पर कई सैकड़ों की तादाद में कोल्ड स्टोरेज आलू रखने के लिए बने हुए हैं। और अगर ये कोल्ड स्टोरेज ना होते तो बहुत बुरी स्थिति में आलू और ज्यादा पिट जाता। तो हमें कंजम्पशन और उसके इस्तेमाल की और प्रोडक्शन, क्योंकि एक विंडो में होगा, 15 दिन में होगा, साल में हो सकता है कुछ कुछ फसलें 2 बार आएंगी, कुछ 1 बार आएंगी, तो ये स्टोरेज फैसिलिटीज बनानी आवश्यक थी, पहली बात। दूसरी ये आशंका कि भाई एकदम एक व्यापारी आके सारे माल को खरीद लेगा। मैं आपको थोड़ा आंकड़े बता देता हूं। 30 करोड़ टन का फूड ग्रेन्स का उत्पादन हमारे देश में हो रहा है, और 30 करोड़ टन में से करीब 11-11.25 करोड़ टन हमारा जो है धान यानी चावल का है, और 10-10.25 करोड़ टन उत्पादन जो है वो गेहूं का है, 2.5 करोड़ टन के आसपास दालें हैं और बाकी और चीजें हैं। तो कोई व्यापारी इस क्षमता में ही नहीं है कि वो सारा माल खरीद के अपने घर रख ले, क्योंकि ये माल कोई ऐसा नहीं है कि 10 साल चलाना है, ये खराब हो जाएगा और इसको कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। इसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है खाने के अलावा। और खाने का जो पोर्शन है वो लगभग फिक्स है। ऐसा नहीं है कि 10 साल का माल एक दिन में आदमी खा लेगा कि बाद में बेच दूंगा महंगा करके। शेयर नहीं है कि रखे रहेंगे 10 साल बाद। तो इसलिए अचानक सारा माल गायब हो जाएगा मार्केट से, ये संभावना भी नहीं है। लेकिन यदि स्टोरेज की फैसिलिटी काफी व्यापारियों के पास रहेगी तो फसल आने पर वो स्टोर हो जाएगा और उसके बाद समय पर उसका प्रयोग हो जाएगा। इससे दोनों चीजें होंगी, किसान को फसल की पैदावार के वक्त सही रेट मिलेगा और कंज्यूमर को कंजम्पशन साल भर जो है उचित, जो बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं वो नहीं होंगी। इसलिए स्टोरेज में जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट किए गए हैं उसमें हमारा समर्थन है। लेकिन हमने केवल एक ही बात इसमें बार बार कही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे हमसे कोई फसल ना खरीदे, फिर चाहे उसको स्टोर करे, प्रोसेस करे, एक्सपोर्ट करे, जो उसको करना करे। लेकिन इसमें दोनों की भलाई है, कंज्यूमर की भी और प्रोड्यूसर यानी किसान की भी। जी जी, यानी कि आपका जी, इसमें जी। समर्थन है, लेकिन साथ के साथ ये है कि एमएसपी से नीचे ना खरीदे। जी विनोद अग्निहोत्री जी जी, काफी जी। समय से प्रयास कर रहे थे, बट उनका नेटवर्क ठीक नहीं हो पा रहा था, और अब मैं समझता हूं सबसे पहले मैं उनको मौका देता हूं बोलने के लिए, फिर मैं उसके पास वीरेंद्र गोयल जी के पास जाऊंगा। अग्निहोत्री साहब, ये बताइए कि ये जो भी कानून का, ये कृषि कानून का मसला चल पड़ा है, किसान कह रहे हैं कि हम बिना कानून को रद्द कराए वापस नहीं जाएंगे, सरकार इस मूड में लग नहीं रही, तो ये जो हठ योग चल रहा है ये कब तक चलेगा और ये किस तरह से शांत हो सकता है? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, मैंने अनम्यूट किया आपको, अब बोलिए आप। की बात सुन रहा था और मेरा भी काफी ज्ञानवर्धन हुआ इस मुद्दे को लेकर के। मैं तो पत्रकार हूँ, पत्रकार के नाते मैं उसकी जिस तरह से पूरा मुद्दा सामने आया है मैं उस पर बात करूंगा और उसी में आपके सवाल का जवाब भी दूंगा।
देखिए केंद्र सरकार ने एक तो पूरा, मैं उसकी नियत या मंशा पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, जाहिर है कृषि सुधारों की डिमांड बहुत लंबे समय से इस देश में रही है। मनमोहन सिंह जब आर्थिक सुधार शुरू किए थे तब से करके और अभी तक, पुष्पेंद्र जी हमारे बहुत पुराने मित्र जानते हैं, लगातार हम लोग खुद इसके पक्ष में रहे हैं। लेकिन जब इतने बड़े सुधार जिनको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहते हैं, जब ये होते हैं तो थोड़ा सा एक वातावरण बनाया जाता है ताकि एक जनमत बनाया जाए जो उन सुधारों के पक्ष में हो। और चूंकि नरेंद्र मोदी जी एक राजनेता हैं और जमीन से जुड़े हुए लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, वो मनमोहन सिंह जी की तरह इकोनॉमिस्ट नहीं है जो खाली प्रधानमंत्री थे जिनका जनता से कोई सीधा संबंध नहीं था। तो वो उम्मीद हमको ये थी कि एक वातावरण बना करके और एक जनमत तैयार करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से लागू हो सकेंगे। लेकिन हुआ ये, इसका उल्टा हुआ ये कि जिस तरह से अचानक अध्यादेश आए कोरोना पीरियड में, उसके बाद संसद में चर्चा उस तरह से नहीं हुई जैसी होनी चाहिए, और राज्यसभा में तो बिल्कुल ही धक्का मार करके सारा जो है पास कराया गया। तो जरूर एक थोड़ा सा ये उठा कि भाई क्या मामला है, ऐसी क्या अर्जेंसी है। उसके बाद जो है पंजाब में जब किसानों ने विरोध शुरू किया और रेल की पटरियों पर बैठ गए, तो भी सरकार ने इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया केंद्र सरकार ने, और उनको लगा कि पंजाब के एक राज्य के छोटे से किसानों का मुद्दा है और वो जो है आप ये धीरे धीरे समय रहते हैं खत्म हो जाएगा। जब वो किसान दिल्ली के लिए चल पड़े और उन्होंने घोषणा की हम दिल्ली जाएंगे, तो भी सरकार ने गंभीरता से न लेकर बल्कि हरियाणा सरकार ने तो उनको रोकने की पूरी कोशिश की, खाई खोद दी और सड़कें तोड़ दी, बैरिकेड लगा दिए, बहुत सारे, मतलब जो डेमोक्रेसी में किसी भी प्रदर्शन के उसमें कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जो है ये इस एटीट्यूड से दोनों तरफ हठयोग शुरू हुआ, जिस हठयोग की आप बात कर रहे हैं, और वो हठयोग इसीलिए शुरू हुआ। उसके बाद पूरे प्रचार तंत्र ने कहीं रहा है, कहीं चीनी एजेंट कहा जा रहा है, कहीं कोई अर्बन नक्सल, कहीं माओवादी, तो इससे और चिढ़ाने का काम किया गया किसानों का, और ये लड़ाई फिर नाक की लड़ाई बन गई। और सरकार में भी जब कृषि मंत्री जी ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया, तो बातचीत जब शुरू होती है तब सरकार कोई पोजीशन नहीं लेती है, क्योंकि जब बातचीत आप कर रहे हैं तो जाहिर है बातचीत का मतलब ये होगा कि कुछ सुधार, कुछ बदलाव किए जाएंगे। लेकिन बनारस में प्रधानमंत्री जी ने एकदम एक पोजीशन ले ली और उन्होंने एकदम से कहा कि सारे लोग भ्रम के शिकार हो रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। तो वो एक, जब प्रधानमंत्री जी ने पोजीशन ले ली तो उसके बाद तो ये समझ में आ गया कि ये मंत्री क्या कर सकते हैं, क्योंकि आखिर एक उम्मीद की जो किरण होती है वो जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो प्राइम मिनिस्टर है, वहां से हुआ। और तो ये जो विश्वास का संकट किसानों और सरकार के बीच में पैदा हुआ, वो विश्वास का संकट हठयोग में बदल गया। अब सरकार अड़ गई कि हम जो है इनको वापस नहीं लेंगे, किसान कह रहे हैं वापस लो। तो जो मांग पहले, जैसा पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं, पहले एमएसपी को इशू था, एमएसपी को लेकर के सरकार बार बार कह रही थी कि हम जारी रहेगा, हमारा धर्म है, हम खत्म नहीं करेंगे, लेकिन लिख के देने के लिए तैयार नहीं थी। बाद में सरकार ने कहा हम लिख के दे देंगे। मसला खाली लिख के देने का नहीं है, मसला जो है एमएसपी की बाध्यता का है कि एमएसपी इन्फोर्स हो, जो भी खरीदे खाद्यान्न, जो भी फसल खरीदी जाए वो एमएसपी पे खरीदी जाए। अगर 10 किलो गेहूं हमें भी खरीदना हो किसी किसान से तो हम एमएसपी पे ही खरीदें। तो ये किसानों की मांग है। अब हम लोग क्या कहते हैं, लिख के दे रहे हैं, लिख के देने से नहीं होता, सरकारें आती आती रहती है। आज एक सरकार कह देगी ठीक है जारी रहेगा, कल को सरकार बदलती है वो कहती नहीं जारी रहेगा, तो किसान वो गारंटी चाहते हैं। अब ये जो जिद है कि किसान कह रहे हैं कि वापस लो और वो कह रहे हैं कि वापस नहीं लेंगे, इसका रास्ता मुझे लगता है शायद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इंटरवीन किया है और इस मामले में, तो शायद उससे कोई रास्ता निकले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सीधे पूछा है कि आप इसको, इन कानूनों को होल्ड कर सकते हैं जब तक बातचीत हो, क्योंकि जब पैनल बनेगा उस बातचीत में विशेषज्ञ दोनों तक के होंगे, सरकार के भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ होंगे, किसानों के प्रतिनिधि होंगे, तो एक अच्छी तस्वीर बनेगी और डिस्कशन में कुछ चीजें सामने आएंगी। तो जाहिर है तब तक कानूनों को अगर होल्ड कर दे सरकार सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानते हुए, तो शायद एक रास्ता निकल सकता है। किसानों को भी एक फेस सेविंग मिल जाएगी कि हाँ भाई फिलहाल कानून लागू नहीं हो रहे हैं, और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और बातचीत के बाद जो है एक अच्छी तस्वीर निकल के आ सकती है। सुधार के पक्ष में सब है, लेकिन सुधार के साथ साथ शंकाएं और आशंकाएं जो है उनका समाधान होना बहुत जरूरी है, तभी सुधारों की सफलता है। अन्यथा सुधार फिर सुधार ही होकर रह जाएंगे, वो फिर सफलता नहीं मिलेगी। जी जी, बात ने बड़ी सही तरीके से
समझाया है। लेकिन बात वही आती है कि कौन झुकता है, क्योंकि यहाँ पे बात आज जो आप कह रहे हैं कि अगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम क्या इसको होल्ड कर सकते हैं, सरकार करेगी या नहीं करेगी भी आगे आने वाले समय में देखना है। जिस तरह से प्रधानमंत्री अलग अलग जाके कहीं वो वाराणसी से भाषण दे रहे हैं, वहां से संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, कच्छ से दे रहे हैं, आज ग्वालियर से कर रहे थे, तो ये सारी स्थितियां बन रही है। पुष्पेंद्र जी, जो ये कानून है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि किसान की जो आमदनी है सन 2022 ये आपकी आवाज चली गई है गौतम साहब। पुष्पेंद्र जी आप बोलिए। जी जी जी, चलिए, जहां तक उन्होंने प्रश्न पूछा वहीं से आगे मैं कंटिन्यू कर लेता हूं। वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने वाली बात है, ये इसका स्पष्टीकरण भी आपके दर्शकों तक जरूर जाना चाहिए। ये बात 2016 में कही गई थी कि भाई 2022 तक यानी 6 साल के पीरियड में हम किसानों की आमदनी को दोगुना कर देंगे। अब हम ये मानते हैं कि मौद्रिक वैल्यू आप दुगना करने जा रहे हैं या रियल वैल्यू दुगना करने जा रहे हैं, यानी कि 100 रुपए के 2022 में 200 रुपए हो जाएंगे, ये तो मौद्रिक रूप से दुगना होना है। रियल वैल्यू ये होगी कि 100 रुपए के ऊपर 2016 से लेकर 22 के बीच में जो पहले इन्फ्लेशन हो, मान लो 5% हुआ तो 5 6 30, 130 रुपए वो हुए, और फिर दुगना वो होगा उसके ऊपर जो दुगना होगा, इन्हें 260 के आसपास बैठना चाहिए। इसको कहते हैं जो है रियल जो उसकी कीमत है। तो अब हम ये मानते हैं कि चलो रियल करेंगे ये, तो रियल के करने में जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है वो 3% है, और 6 साल में किसी भी चीज को डबल करने के लिए आपको जो वैल्यू चाहिए वो लगभग 12-13% चाहिए, और ऑलरेडी इसमें से 4 साल निकल चुके हैं, एवरेज ग्रोथ रेट जो है 3% के आसपास रही है, तो इसकी कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं बन रही है। अब बात आई कि यहां से आगे इसका कैसे रास्ता निकले, इसके विषय में मैंने कई चैनलों पर भी और अपने लेखों के माध्यम से भी बात रखी है। 5 सूत्री कार्यक्रम में बता रहा हूं। नंबर 1, जब तक ये तनातनी की स्थिति है और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पे अड़े हुए हैं, किसान कह रहे हैं आप रिपील करिए, कानूनों को हटाइए, और सरकार कह रही है हम नहीं हटाएंगे, तो फेस सेविंग के लिए ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है बात। सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का निर्माण कर दे जो निष्पक्ष हो, जिस पर दोनों ही पक्ष पूरा पूरा विश्वास कर सकें, और उसके साथ साथ जो है इन कानूनों को तब तक के लिए जब तक कि वो निर्णय पे ना आ जाए सस्पेंड कर दिया जाए, या एबियंस में रख दिया जाए, या स्टे दे दिया जाए। पहला चीज ये है। दूसरा, इन कानूनों के अलावा 2-3 मांगे और किसानों की जो महत्वपूर्ण थी उस पर काम किया जाए। जो पहली थी, कृषि लागत मूल्य आयोग के C2 जी मेरी आवाज वापस आ रही है, थोड़ा सा ठीक करिए। C2 लागत जो होती है कृषि लागत मूल्य आयोग के अनुसार संपूर्ण लागत कहते हैं, उस लागत का जो है 1.5 गुना करने का वायदा इन्होंने किया था, वो नहीं किया है। तो उसको ये करें। तीसरा जो हमने कहा है कि भाई जो पीएम किसान योजना है, क्योंकि किसान बड़ी मरणासन स्थिति में पूरे देश का पहुंच गया है, पीएम किसान योजना के 6,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं उसकी जगह इसको 24,000 करिए। इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में आज ही के अखबारों में आपने फुल पेज ऐड देखे होंगे, कल भी छपे थे, कि छत्तीसगढ़ अपने किसानों को 30,000 रुपए पर एनम की अलग से सहायता दे रहा है। एक ये किया जा सकता है। चौथा बिंदु हमने ये कहा है कि जो मिल्क की इकोनॉमी है, दूध की इकोनॉमी है, वो लगभग 1/3 है एग्रीकल्चर जीडीपी की, पशुपालन और दूध की इकोनॉमी। दूध में ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अमूल जिस रेट पर दूध परचेज करता है, अमूल किसानों की अपनी संस्था है, वो जिस रेट पर दूध परचेज करती है उसी को सरकारी रेट या अमूल के रेट करके उनके ऊपर बाध्यकारी किया जाए। और यदि सड़कें खाली कराने वाली बात आती है तो किसानों को कहा जाए कि भाई ऐतिहासिक रूप से रामलीला मैदान, जंतर मंतर इसका स्थान रहा है, तो आप वहां से सड़कें खाली करके यहाँ आकर के बैठ जाएं। तो ये 4-5 स्टेप यदि सरकार ले लेती है तो कहीं ना कहीं हमें आशा है कि इसका आगे का मसला और हल निकाला जा सकता है। जी जी पुष्पेंद्र जी, मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी
बोलिए बोलिए। सबसे एक्चुअली इन रविंद्र जी का नेटवर्क हाँ आउट जी हो गया है। रविंद्र जी जी इस समय हमारे नेटवर्क से बाहर हैं, तो आप बारी बारी से अपनी बात कह सकते हैं इस डिबेट में। जी मेरा मानना है कि जितने ये किसान का इन बिलों विलों से कुछ नहीं बिगड़ना, खास जो बिगड़ना है वो आगे आने वाले भविष्य को मैं समझाना चाहता हूँ। जब तक जो है किसान जहर की खेती करता रहेगा, जब तक फायदे में नहीं रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा, और रासायनिक की खेती, जब तक रसायन आधारित और जहर की खेती किसान करेगा, इतना इनपुट किसान डालता है कि आप एमएसपी कितना भी बढ़ा लो इसका और कितना भी आप बिलों में संशोधन कर लो, किसान का भला होने वाला नहीं है बिल्कुल। मैं पहले सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मेंबर था। मैंने एक बात रखी थी कि आईसीआर को 5 साल का अल्टीमेटम देकर रासायनिक खेती बिल्कुल बंद कर दो, और जो हमारे आईसीआर की संस्था है वे रिसर्च करे कि बिना जहर के कैसे खेती करी जा सकती है। आगे आने वाला भविष्य जो है, जिससे सारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, रासायनिक खेती का भविष्य बिल्कुल भी नहीं है। इससे किसान आत्महत्या ही करता, इससे किसान आत्महत्या ही करेगा, लाभ में नहीं जाएगा, और ये बिलो विलो के किसान का कुछ बिगड़ने वाला ज्यादा नहीं है। जी तो मेरे ख्याल से पुष्पेंद्र जी सेल्फ आपको कुछ मॉडरेशन कहना है इस में पे? रहेगा। नहीं, मैं तो दरअसल ऐसा है कि जो जी बस हो गई मेरी बात। चौहान साहब ने बात कही, इस बात से सहमति तो है उस फेज में कि ये विषय असल में इस विषय से थोड़ा अलग है कि भाई किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। इस पे एक लंबी चर्चा के रासायनिक खेती हो या केमिकल खेती हो, केमिकल खेती क्यों हुई, रासायनिक खेती कैसे होगी, पूरे देश का पेट कैसे भरेगा, वो सारी चीजों पे एक अलग व्यापक चर्चा की जा सकती है। तो मैं कोई भी व्यक्ति अपनी उंगली उठा के अपनी बात कहना शुरू कर सकता है मेरे ख्याल से। जी मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगा। अग्निहोत्री जी अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कुछ कहूँ। ना आप कहिए, मैं उसके बाद जी जी, मैं इस पूरे प्रकरण को जिस रूप में देखता हूँ, मेरे को उसके मूलतः 3 कारण नजर आते हैं। नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो किसान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, जिसके लिए वो सर के ऊपर कफन बांध करके आ गया और ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। दूसरा, अभी अग्निहोत्री जी ने जो बात कही वो बहुत सटीक बात थी कि जो ट्रस्ट डेफिसिट हो गई है, वो ट्रस्ट डेफिसिट भी एक बहुत बड़ा कारण बन गया है कि अब किसी बात पे विश्वास नहीं रहा। तीसरी बात, मैं अग्निहोत्री जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं। जब वार्ता चालू है, चाहे वो 5 राउंड की हो गई, 6 राउंड की हो गई, तो प्रधानमंत्री जी को उस समय थोड़ा सा न्यूट्रल रहना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। उनको एक बहुत क्लियर स्टैंड नहीं ले लेना चाहिए था। यहां तक कि आज भी चैनल पे भरमार है कि प्रधानमंत्री जी ने 2-3 बातें कही है मुख्यतः, कि एक तो किसान जो है वो आंदोलनकारी, ये वास्तविक आंदोलनकारी नहीं है। दूसरा कि ये राजनीतिक विपक्षी पार्टियों से गुमराह हो गए हैं। और तीसरा, विपक्षी पार्टी इनके कंधे पे रख करके राजनीति की जमीन खोद रही है, बंदूक चला रही है। तो मेरा ये कहना ये है कि अगर ये चीजें, अगर प्रधानमंत्री जी थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड रखते, इतना हार्ड स्टैंड नहीं लेते, तो शायद धीरे धीरे किसान आंदोलनकारियों के बीच में एक विश्वास की स्थिति पैदा होती और कहीं ना कहीं रास्ता निकलता। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, क्या इसको हम इस बात से मान लें कि अब सरकार ने भी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख करके निशाना साधा है कि उसका हल निकालने के लिए, जैसे अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा कि फेस सेविंग के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। लेकिन अगर वहां से भी हल निकलता है और एक विन विन सिचुएशन होती है, तो ये देश की जनता के लिए ये एक अच्छी बात होगी। और दूसरी बात, अभी हमारे जो पैनलिस्ट कह रहे थे कि किसानों का बिलों से कुछ नहीं होना, तो मुझे नहीं समझ आया कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में इतने हार्ड स्टैंड की बात कर रहे थे। तो सरकार को एक पूरी नियत के साथ, एक सही नियत का भी इसमें एक बहुत बड़ा यहाँ पर देखा गया है कि शायद वो बातचीत तो हो रही थी, बट किस नियत से हो रही थी वो भी एक बहुत अहम मुद्दा रहा, जो ये आंदोलन आज 23वें दिन खिंच गया है। जी अग्निहोत्री जी, मेरी बात यहीं पे समाप्त होती है, आपने कुछ कहना था? जी मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, स्टूडियो से आउट हो गया था, बट मैं आप लोगों को सुन रहा था। जी रवि जी, अग्निहोत्री जी को बोलना है। जी अग्निहोत्री जी, बट मैं अग्निहोत्री जी से पहले मैं एक बार जसमोहन जी को ट्राई करना चाहूंगा, क्योंकि जसमोहन जी शुरू से काफी देर से जुड़े हुए हैं, बट वो कनेक्शन उनका भी एक चीज स्टेबल नहीं हो पा रहा। जसमोहन जी, आप क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? रविंद्र जी, मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा हूँ उसमें। हाँ जी मैं जी बोलिए। आपको सुन रहा हूँ, मैंने सारी की सारी बातें भी सुनी है जी। और मैं सिर्फ
कहना चाहता हूँ कि हमारी फार्मिंग में 17% हमारा जो टोटल जीडीपी है ये हमारी एग्रीकल्चर से आता है। इसमें हमारे 54% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर में करते हैं। तो एग्रीकल्चर की टोटल ओवरऑल स्टैचर इतनी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं तो हमको ये चेंज लाना 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 ही चाहिए कि अगर ये लॉज आए हैं तो ये लॉज कुछ पुराने लॉज को कोई चेंज नहीं कर रहे। ये एमएसपी भी वो वहाँ पे है, जारी है। और तो ये लॉ सिर्फ आपको एक चॉइस देंगे कि भाई हम हाईएस्ट बिडर को बेच सकते हैं, और हाईएस्ट बिडर को बेचने के लिए वो अब उनके लिए ये वाला कानून है। तो ठीक है, कुछ इसमें कानून इतनी भी शॉल्स थी तो वो सरकार ने भी कहा है कि हम ये वाली शॉर्टफॉल्स देखेंगे, हम चेंज भी करें, हम उनको लिख के भी देंगे। तो अब ये इस स्टेज पे आंदोलन को थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं ना, लेट दिस लॉ प्ले लिटिल बिट। थोड़ा बहुत इस लॉ को चलने दो, एक साल के लिए चलने दो, 2 साल के लिए। वाकई में लोगों की राशि बढ़ नहीं रही है, इनकम नहीं बढ़ रही है, और यानी कि आप चाह रहे हैं कि एक बार 2 साल के लिए चला के देखा जाए, ट्रायल पे चलाएं, और उसके बाद क्या आउटकम आता है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए। लेकिन उसके होने के पहले सिर्फ प्योर शक में ये इतना बड़ा एजिटेशन करना, जबकि लॉस को वापस ले लो। पार्लियामेंट में पास हुए हैं, कल पार्लियामेंट में कोई और लॉ अगर पास होगा और लोग सड़कों पे आ जाएंगे तो हर बार सुप्रीम कोर्ट ही तब फैसला। जी, जसमोहन जी पूरी तरह से अपनी बात रख नहीं पाए, उनका नेटवर्क वीक था। बट वीरेंद्र जी, आपके पास आने से पहले मैं विनोद अग्निहोत्री जी के पास जाना चाहूंगा। जी, विनोद अग्निहोत्री जी, जिस तरह से जसमोहन जी कह रहे थे कि भाई 2 साल के लिए अगर हम ट्रायल पे पहले चला लें, लेकिन जिस तरह से कह रहे हैं कि एकदम से लोग आ गए यहाँ पे, ये उस वाले लॉ पे एकदम से नहीं आए हैं, चीजें धीरे 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 पैदा होती रही हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें अनसुना किया है, तब जाके ये आंदोलन इतना बड़ा हुआ है। विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद जी अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। देखिए, शुरुआती गलती तो सरकार से हुई कि प्रॉपर कंसल्टेशन उसको करना चाहिए था किसान संगठनों से और किसान विशेषज्ञों से। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उसमें हर तरह के लोग शामिल होते हैं, और एक जो मैंने कहा एक सिनेरियो बिल्डिंग जो होती है, एक क्योंकि ये कोई ऐसे लॉज नहीं थे जिनको लेकर के कोई देश में जो है कोई धारा 370 जैसा मामला नहीं था, अनुच्छेद 370 जैसा जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला हो कि आपने कर दिया। ये जो है सिनेरियो बिल्डिंग करके अगर आप इसको करते, इसको आप इसमें किसान संगठनों से बात करती सरकार, राज्य सरकारों से बात करती, कंसल्टेशन करती और अपोजिशन के साथ भी बात करके एक सर्वसहमति से, क्योंकि सुधार के पक्ष में, सुधार के विरोध में कोई नहीं है, सुधार के पक्ष में लगभग सभी पार्टियां हैं। अगर कुछ हार्डलाइनर्स को छोड़ दें तो आमतौर पर सभी पार्टियां कृषि क्षेत्र में सुधार के पक्ष में है, तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति होती। उसके बाद जो है, जो मैं अभी कहना चाह रहा था कि सरकारें कैसे रीच आउट करती हैं मूवमेंट्स में, इसके कई उदाहरण हमारे देश में ही मौजूद हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, किसानों का ही उदाहरण। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी को मालूम होगा कि 1987 में जब मुजफ्फरनगर में महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन ने करबूखेड़ी बिजली घर से अपना पहला आंदोलन शुरू किया था, जहां गोली चली थी। चूंकि मैं तब से किसान आंदोलन को कवर कर रहा हूँ, 80 के इस सारे देश के जो किसान आंदोलन पुराने थे, शरद जोशी का हो, नंदुमा स्वामी का हो, और तमाम सारे, मैंने उनको बहुत बखूबी एक पत्रकार के रूप में कवर किया है। तो किसान आंदोलनों की प्रकृति का मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है और उनका ज्ञान है। उस वक्त जो है सिसौली में बिना सिक्योरिटी के तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह गए थे और उन्होंने किसानों से बात की थी। मतलब एक चीफ मिनिस्टर विदाउट सिक्योरिटी ही वेंट टू सिसौली, वहां
हजारों किसान बैठे हुए थे और वहां उन्होंने उनसे बात की। उसके बाद जब किसानों का भोपा आंदोलन हुआ, 40 दिन तक वहां धरना चला भारतीय किसान यूनियन का, तो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री चौधरी नरेंद्र सिंह, संयोग से उनका भी नाम नरेंद्र सिंह था, मौजूदा देश के कृषि मंत्री वो भी नरेंद्र सिंह है, वो नरेंद्र सिंह जी गए हेलीकॉप्टर से और वहां जाकर उन्होंने पूरा किसानों की सारी मांगे सुनी और जो इश्यूज थे उनको एड्रेस किया। तो अगर सरकारें इस तरह से एड्रेस करें तो ऐसा नहीं, जो किसान हैं वो भी देशभक्त हैं, देश की उनको हमसे ज्यादा चिंता है। आप देखिए उनके सबके बच्चे जो है सीमाओं पर जो है बंदूकें और राइफल लिए खड़े हुए हैं और देश की सुरक्षा करने की। यहाँ तो उदाहरण ही है, पिता यहाँ बैठा हुआ था, बेटा वहां शहीद हुआ। तो अगर कृषि मंत्री जी हमारे वो पत्र लिख रहे हैं, अगर सीधे ही किसानों के पास चले जाए, पहले ही चले गए होते, किसान जब पंजाब से चले तो सरकार कहती है कि आइए आपका स्वागत है, आप ठीक है आइए, आप बुराड़ी के मैदान में ही बैठिए, रामलीला मैदान में जगह कम है, आप लोग संख्या में ज्यादा है, आप बुराड़ी के मैदान में बैठिए। और हरियाणा से धड़ाधड़ सारे ट्रैक्टर आते वहां रोकते और वहां जाके कृषि मंत्री उनको एड्रेस करते और कहते देखिए ये चीजें हैं और इसमें जो आपकी दिक्कतें उनको हम दूर करेंगे। तो ये हठ योग नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोकतंत्र, लोकलाज और लोकराज। इसमें ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच नहीं चलती है। मनमोहन सिंह के जमाने में अन्ना आंदोलन हो रहा था तो शुरुआती दौर में कांग्रेस के तत्कालीन यूपीए के मंत्रियों नेताओं ने ऐसे ही तो उसको हिकारत से देखा था और बाद में फिर जाकर के उन्होंने जो है नील डाउन किया या समझौता किया। तो मूवमेंट्स होते हैं। जेपी मूवमेंट जब हुआ था 1974 में तो इंदिरा गांधी ने इसी तरह का हठयोग दिखाया था और बाद में उसकी परिणति इमरजेंसी से लेकर 1970 तक भी सबके सामने है। तो सरकारों को हठयोग न दिखा करके सरकारों को योग दिखाना चाहिए। योग मतलब जुड़ाव, और वो जुड़ाव तभी हो सकता है कि जब सरकार ने प्रॉपर्ली रीच आउट करे। अब आप दो तो इस तरह काम नहीं चल सकता कि आप इंडिविजुअली बुला के, अब एक भारतीय किसान यूनियन किसान ग्रुप आ गया, टोपी लगा के 4 लोग बैठ गए, उनसे आपने कहा वो समर्थन करते हैं। अरे भाई असली जो बैठे हुए हैं उनसे आप बात करिए ना, जो जिनका कोई अलग अलग करके, तो किसानों को आप चिढ़ाने का काम मत करिए। आप उनको ले आपके आज भी गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने जो है नितिन पटेल ने उनको किस तरह का बयान दिया। सुशील मोदी जो अभी राज्यसभा में आए, बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे, वो उनको क्या बोल रहे हैं, खट्टर साहब। तो ये जिम्मेदारी इस पर लगाम लगानी पड़ेगी प्रधानमंत्री जी उस पे अग्निहोत्री जी उस पे आप जो कह रहे हैं कि लगाम लगानी पड़ेगी, वाकई में सरकार को अपने मंत्रियों, अपने प्रवक्ताओं के जो वक्तव्य हैं उनके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। अब मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा था क्योंकि पुष्पेंद्र चौधरी जी ने जाना था, तो बट उनसे मैं लास्ट क्लोजिंग एक लेना चाहता हूं पुष्पेंद्र जी से। अब पुष्पेंद्र जी, जो बात हम ये हठयोग की बात कर रहे हैं और विनोद अग्निहोत्री जी योग की बात कर रहे हैं, तो ये योग बनेगा कैसे? क्योंकि अगर हम दोनों लोग, यानी कि सरकार भी अड़ी है कि हम बिल को वापस नहीं लेंगे, कानून को वापस नहीं लेंगे, और किसान भी अगर अड़े हुए हैं कि हम इसको रद्द करा के ही जाएंगे, तो बीच का कोई समझौता, कोई स्थिति बनती नजर आती है क्या? रविंद्र जी, इस प्रश्न का तो मैंने बीच में जवाब, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, दे दिया था। एक प्रश्न रह गया है जी, वो ये है कि हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं मेजॉरिटी के भैया एमएसपी बाध्यकारी बनाई जाए प्राइवेट सेक्टर पे भी, इस प्रश्न से पूरा देश जूझ रहा है कि इसका असली अर्थ क्या है जी। कुछ लोग कहते हैं इतना खर्चा हो जाएगा, बजट खत्म हो जाएगा, क्या होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री से संबंधित मित्र भी बैठे हुए हैं। मैं इसका थोड़ा गणित आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए, टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी 30 लाख करोड़ रुपए की है, उसमें से 20 लाख करोड़ रुपए की फसलें पहले ही एमएसपी की फसलों से बाहर है, यानी एमएसपी उनके ऊपर लागू नहीं है। इसमें फल, फूल, सब्जियां और दूध उत्पादन, पशुपालन इत्यादि है। जो एमएसपी वाली फसलें हैं उनकी वैल्यूएशन जो है लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की है। उस 10 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी वाली फसलों में से किसान खुद अपने घर में 3 लाख करोड़ रुपए की फसलें इस्तेमाल कर लेता है। इसमें गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दालें, अन्य चीजें शामिल है। 3-4 लाख करोड़ रुपए की जो है सरकारी खरीद है, इंक्लूडिंग गन्ना, क्योंकि गन्ना खरीदा तो जाता है प्राइवेट मिलों द्वारा लेकिन रेट सरकारी होता है। तो केवल 3 लाख करोड़ रुपए का माल बचा जो एमएसपी वाली फसलें हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर आज की तारीख में खरीदता है। और हमने जो कैलकुलेशन की है उसके अनुसार यदि उसके ऊपर एमएसपी बाध्यकारी कर दी जाए तो वो 3 लाख की जगह उसको 50,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। इसके लिए हमने ये कहा है कि इसमें सरकार का कोई 1 रुपया नहीं खर्च होना है। प्राइवेट सेक्टर के हमारे जो भाई बंधु हैं उनको ऊपर 3 लाख की जगह 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए का जो है थोड़ा सा अतिरिक्त 50,000 करोड़ का बोझ पड़ेगा।
उसके लिए भी हमने सरकार से कहा है भाई आपने पिछले ही साल कॉर्पोरेट का जो इनकम टैक्स 10% कम किया है, उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ रुपए का चूना सरकार को लग रहा है। अगर कॉर्पोरेट वाले भाई हमारे इस कंपैरिजन को समझते हैं तो ठीक, नहीं तो हमने ये भी सुझाव दिया है, जो हो सकता है कॉर्पोरेट के भाइयों को उचित ना लगे, कि भैया वो वापस ले लो और 1.5 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ रुपए हमें दे दो, 1 लाख करोड़ रुपए सरकार का बच जाएगा। कॉर्पोरेट वाले सितंबर में जो कम हुआ था इनकम टैक्स, उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब उसको कम किया गया था तो ये एजम्पशन थी कि कॉर्पोरेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करेगा। अभी पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में चिदम्बरम साहब का आर्टिकल भी इस विषय में छपा था, आरबीआई की रिपोर्ट भी आई है कि कॉर्पोरेट ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उन्होंने उस पैसे को या तो अपनी कैश पोजीशन सुधारने में या अपनी लोन्स को डिलीवरेज करने में इस्तेमाल किया, क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आरबीआई की रिपोर्ट है 60% है, तो कोई भी व्यक्ति आपको जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ऐसे में आपको इकोनॉमी को जंप स्टार्ट किक स्टार्ट करने के लिए किसान के हाथ में पैसा देना होगा। अगर ये 50,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त किसान के पास पहुंचता है तो इससे एक इकोनॉमी जंप स्टार्ट होगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से उल्टा जो है सेल बढ़ेगी, इंडस्ट्री वालों का भी बढ़ेगा रेवेन्यू और सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ेगा। तो इसका कोई इंप्लीकेशन सरकार के ऊपर एक फूटी कौड़ी का भी रेवेन्यू का नहीं है, उल्टे रेवेन्यू इससे अगर एमएसपी प्राइवेट सेक्टर में बाध्यकारी कर देते तो बढ़ेगी। तो ये चीज भी जानी बहुत जरूरी है आपके माध्यम से। जी 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 पुष्पेंद्र जी, अब आपको इजाजत भी है, यदि आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, रुकना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि और थोड़ी सी इसमें दूंगा, थोड़ा समय दूंगा इसमें। जी जी गुड। तो डॉक्टर रमेश मित्तल जी, जिस तरह से पुष्पेंद्र जी ने एक इकोनॉमिक्स समझाई, इससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या लगता है कि जो इनकी इकोनॉमिक्स, इनकी इक्वेशंस हैं, अगर इसको यूटिलाइज करे, इसको समझे सरकार और इसको उसी तरह से अपनाए जिस तरह से कह रहे हैं, तो किसानों को भी दिक्कत आने वाली नहीं है? हाँ, देखिए मेरा इसमें कहना है कि जो ये इकोनॉमिक्स जो पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं, निश्चित तौर पे सरकार को भी पता होगा और जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं उनको भी मालूम होगा। तो ये एक आपसी सामंजस्य की बात है कि इसके बारे में और चीजें आगे निकल करके कैसे आती है। और अगर कोई अच्छा सुझाव है और जिससे देश में सभी लोगों को, सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इसके बारे में और चर्चा की जानी चाहिए और उसको आगे लेके जाना चाहिए। मैं उससे सहमत हूँ। और यहाँ पर मैं एक पुष्पेंद्र जी की एक जो भंडारण से संबंधित जो एक बात थी, उसमें एक सूचना और ऐड करना चाहूंगा। मतलब केवल इंफॉर्मेशन है कि जैसे आपने बताया कि भंडारण की बहुत ज्यादा जरूरत है, भंडार गृह बनाए जाने चाहिए। तो पिछले करीबन 15 साल से भी ज्यादा एक योजना थी, ग्रामीण भंडारण योजना, जो कि देश में चलाई जा रही है। और उसमें जो हमारे किसान उद्यमी हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे व्यापारी हों और दूसरे लोगों, उद्यमी हों, सभी को वो योजना का लाभ मिला है। और मतलब कुछ राज्य उसमें बहुत आगे आए। उदाहरण के तौर पे जैसे आंध्र प्रदेश है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा निर्माण वहां पर हुए हैं। और बाद में एक हमारे यहाँ वेयर हाउस एक्रेडिशन डेवलपमेंट एजेंसी भी है, WDRA के नाम से, उन्होंने उन वेयर हाउसेस का एक्रेडिशन भी किया है, ताकि जो फसल उसमें रखी जाती है उसके ऊपर लोन वगैरह भी बैंक से मिल सके। तो मेरा ये थोड़ा सा सूचना मैं शेयर करना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि स्कीम्स नहीं है, चीजें नहीं है, देश में हो रहा है और हजारों की तादाद में वो भंडार गृहों का निर्माण हुआ है देश में। और उसमें किसान भाइयों का भी योगदान है, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन पर बनाया है, और दूसरे जो बाकी और लोग स्टेक होल्डर उन्होंने भी बनाया है, और वो उसमें अपनी फसल भी रखते हैं, और जब उनकी फसल नहीं होती है तो उसको किराए पर भी देते हैं, तो उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो मैं यहाँ केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पूरा जो मुद्दा है, आज अगर आप विषय की भी बात करेंगे तो उसमें यह है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े। मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, हमारा मुख्य जो सब्जेक्ट है वो यही था। और मेरा ये मानना है कि जो छोटे छोटे जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो अब तक हुए हैं, पहले भी जो हुए, आगे भी जो होंगे और अभी भी जो हो रहे हैं, उनका पूरा फोकस यही है कि किसान को कैसे फायदा हो सकता है, और किसान के साथ जो पूरी वैल्यू चेन है। क्योंकि देखिए, एक केवल किसान उपजा जरूर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण उनका हाथ है, लेकिन उस पूरी वैल्यू चेन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए हम देखें, उसमें प्रोसेसर भी जुड़ा हुआ है, उसमें एक्सपोर्टर भी जुड़ा हुआ है, उसमें ट्रेडर भी जुड़ा हुआ है, उसमें ट्रांसपोर्ट वाला भी जुड़ा हुआ है। तो हर व्यक्ति को अपनी आमदनी में थोड़ा थोड़ा सा योगदान मिले और देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़े और मतलब सभी की आमदनी बढ़े। तो उसको देखते हुए इसमें ज्यादा चैनल उपलब्ध कराने की जो बात कही गई है। तो आप देखेंगे, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग की बात है, मान लीजिए हम ई नाम की बात करते हैं, मंडी में आज 1000 से ज्यादा मंडियां ऐसी हो रही हैं जिसमें कि इनाम के थ्रू ट्रेड हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी जगह बहुत अच्छा काम हो रहा होगा, सभी जगह बहुत अच्छी उपज पहुंची होगी,
कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि नहीं पहुंचती है, लेकिन एक प्रयास तो है, एक प्रशंसनीय प्रयास तो है। मेरा ये मानना है कि हम कोई भी कार्य करते हैं वो 100% बिल्कुल बहुत अच्छा हो, उसकी संभावना बहुत कम होती है। आप किसी भी रूप में ले लीजिए, चाहे आप जी एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी और इंडस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो 100% सफलता किसी भी चीज में नहीं मिलती, लेकिन हमारा प्रयास, हमारी सोच ये होती है कि हमें 100% सफलता मिले और उसी के लिए कार्य किया जाता है। और जब आप देखें, जब कार्य होता है तभी हमें ये पता चलता है कि ये जो कार्य हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, या मान लीजिए कहीं कोई गलती भी रह गई है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो वो एवेन्यूज तो हमेशा ओपन रही है। मुझे बताइए, देश में ऐसी कौन सी ऐसी चीज हुई है जिसमें सुधार ना हुआ हो? जहां कहीं भी हमें लगा है कि इसमें सुधार की जरूरत है तो सुधार हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो बात यहाँ इतनी सी है कि एक, हमारी आमदनी बढ़े, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें किसान भाई सबसे ज्यादा है। डॉक्टर उमेश दूसरा, जब तक हम सुधार की कोशिश नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक हाँ, चीजें कैसे पॉसिबल, 100% तो पॉसिबल नहीं वो है। दिमाग में, होती है, देखिए माना जो जाता है विचार कि आते हैं, जब शुरुआत से ही अगर कई बार हो जाता है तो चैलेंजेस आ जाते हैं। मैं आता हूँ, वीरेंद्र गोयल जी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, जसमोहन जी कमेंट कर रहे थे, उस वक्त बात अपनी रख रहे थे। वीरेंद्र गोयल जी। नहीं, मैं जब उस समय रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था उसका जवाब आपने दे भी दिया। उन्होंने कहा कि एक बार इसको हो जाने दीजिए, 2 साल 3 साल में इसका पता लग जाएगा। मैं यहाँ पर एक बुनियादी थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम जो मैं समझ पाया हूँ, जो एनालाइज कर पाया, वो प्रॉब्लम है कहाँ, कि क्यों नहीं एक ट्रस्ट बन पा रहा है। देखिए, मैं आपको 5-6 साल पीछे ले चलता हूँ। मोदी जी ने रात के 8 बजे नोटबंदी करी। क्या रीजन दे करके करी थी? कि इससे काला बाजारी खत्म हो जाएगी, इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा और काला धन वापस आ जाएगा। हकीकत यह है कि आज तक आरबीआई ने रिपोर्ट अपनी प्लेस नहीं करी है सदन के पटल के ऊपर। जितना हमारे माननीय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने एक फिगर डिक्लेयर करी थी 15,86,000 करोड़ रुपए की, ये सर्कुलेशन में है, उससे ज्यादा आरबीआई में पैसा जमा हो गया। पहली चीज। दूसरी चीज, रात के 12 बजे इसको ऐतिहासिक परिवर्तन बताया गया जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन में। पूरे देश को जगाया गया रात के 12 बजे। उस जीएसटी की वजह से क्या दुर्दशा हुई है पूरा देश जानता है। मैं आपको, रविंदर जी आप मेरे साथ चले, मैं आपको कुछ पॉकेट्स में लेकर चलता हूं जहां पे 3-3 हजार इंडस्ट्री साफ हो गई जीएसटी की वजह से। क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो क्रिमिनल थे? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं था? तीसरा, 8 बजे लॉकडाउन किया गया और 12 बजे उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। उसके बाद देश की, हमारे लेबर्स की क्या दुर्दशा हुई है पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा है। और चौथा, जो आप सभी ने इस पे चर्चा करी कि जिस तरीके से किसान आंदोलन को हल्के में लिया गया, जिस तरीके से इसको मेल ट्रीट किया गया, जिस तरीके से इसका मिस ट्रीटमेंट हुआ। और अग्निहोत्री जी ने एक बात कही है जो ध्यान देने की है, उन्होंने कहा चिढ़ाने का काम किया गया। आप किसी की इज्जत से खेलेंगे, उपहास उड़ाएंगे, आप उसको खालिस्तानी बोलेंगे, आप उसको, पीयूष गोयल जी ने बोल दिया कि वो माओवादी के हाथ में चला गया आंदोलन, नरेंद्र तो हमारे रविशंकर प्रसाद जी ने बोल दिया टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो बात यहाँ पर ये है, ये जो प्रचार तंत्र की सरकार है, जो एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके जनता का भला करती है, ये वहां से सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो आज जो आशंकाएं पैदा हुई है रविंद्र जी, उसकी वजह रही है कि जब सबने देखा और जब उनको आशंका है तो वो क्यों तैयार हो जाएंगे। मैं समझता हूँ सरकार तो, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा, सरकार तो माई बाप होती है। सरकार का ये, अगर कोई उद्दंडी बच्चा घर में होता है तो उसको भी समझाया जाता है। मान लीजिए ये एक बार को पंजाब का ही आंदोलन मान लेते हैं, तो भाई पंजाब भी तो हमारे देश का ही, अखंड देश का हिस्सा है। आप एक बार उनसे बात कर ले, अच्छी नीयत से बात कर ले। अगर आप पूरे देश को समझा पा रहे हैं, आज एक स्टेटमेंट आया कि हर एक भारतीय को नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री जी का वो लेटर पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए भाई? क्यों पढ़ना चाहिए? वो संविधान बन गया क्या? आप लेटर के माध्यम से बता रहे हैं, आप वहां जाके उनके बीच में क्यों नहीं समझा सकते? आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर जाकर के कच्छ के किसानों से मिल सकते, तो ये किसान क्या बाहर से आए हुए हैं? जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो ये सारी, मैं इसमें कोई, मेरा और कोई मकसद नहीं है बताने का। मकसद बताने का केवल इतना सा है कि ये कुछ घटनाक्रम रहे हैं जो कि इन किसान भाइयों को, आंदोलनकारियों को आश्वस्त होने से रोकते हैं। एक पीछे इतिहास रहा है पिछले 6 सालों का। हाँ, अगर आपकी बात हो गई हो तो मैं एक प्रश्न जाते जाते पूछना चाह रहा था, क्या आपकी आज्ञा है?
मैं बोल सकता जी हूँ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। जी जी जी, मैं ये निवेदन कर रहा था कि जो एमएसपी प्राइवेट सेक्टर पे लागू की जाए, इस डिमांड के विषय में जो हमारे इंडस्ट्री से संबंधित मित्र यहाँ बैठे हैं, उनकी क्या राय है? ये मूल प्रश्न बन गया है। इसमें आप लोगों को कोई तकलीफ है तो बताइए, या आपकी जसमोहन सहमति जी, है? जसमोहन जी, सर सर इसमें मैं ये चीज जसमोहन जी, आपका इंटरनेट आई थिंक ये स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से अगले आपकी बात पूरी 3-4 तरह से साल नहीं आ के पा रही है। एमएसपी तो मैं डॉक्टर रमेश मित्तल से चाहूंगा कि वो इस बात को रिस्पॉन्ड करें। अनम्यूट करना पड़ेगा डॉक्टर रमेश जी। देखिए, एमएसपी के लिए जहां तक जो तथ्य पुष्पिन जी ने जो दिए हैं, मैं बिल्कुल उनका स्वागत करता हूं और बहुत अच्छे आपने तथ्य सामने रखे हैं। सारी जो बातें उन्होंने बताई हैं, देखा जाए तो उसको आगे ले जाने के लिए सरकार ने जैसा बताया भी है उन्होंने कि ये पहले भी चालू थी और आज भी चालू रहेगी और आगे भी चालू रहेगी। आज भी चालू है, ऐसा उन्होंने उस बारे में बताया है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस बारे में कोई चिंता या शुबा कुछ इस बारे में हमें होनी चाहिए। दूसरा, कि जो लागत की अगर हम बात करें तो वो जो आईसीआर जैसी संस्थाएं हैं, उन्होंने उसको निकाल करके और बताया गया है और उसी आधार पर, वो रिपोर्ट के आधार पर वो सारी चीजें हुई हैं और इस बार भी जो प्राइस आई है वो मेरे ख्याल में सबकी सहमति लेकर के उस चीज को शायद आगे बढ़ाया गया है। तो उसमें भी कोई ऐसी दो राह है नहीं और किसान भाइयों को जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो जहां तक मैं समझता हूँ मिल रहा है। अब जहां तक क्वांटिटी की बात है, जैसा आपने जो बताया कि वो ज्यादा मात्रा में हो, वो एक पॉलिसी से संबंधित विषय है और उसके बारे में सभी अगर अपनी राय प्रकट करेंगे और उसका माहौल जैसे बनता है तो उसके बारे में और चीजें आगे बढ़ करके आएंगी। तो उसके बारे में मान लीजिए इसमें जो प्रश्न था ना डॉक्टर साहब, प्रश्न ये हाँ है जी, कि 23 फसलों की एमएसपी घोषित होती है, क्या हाँ जी, वो एमएसपी जो घोषित होती है वो सीएसीपी रिपोर्ट देती है, भाई इतनी इतनी लागत है किसान की, जी जी, उसके हाँ जी, बाद हाँ वो जी, घोषित होती है, और हाँ हाँ 23 फसलों की एमएसपी जो घोषित होती है उसको सारी क्वांटिटी को सरकार नहीं खरीदती है। तो वो जी टोटल वैल्यू 10 लाख करोड़ की है, उसमें से 3 लाख करोड़ रुपए का हिस्सा जो है उसमें से प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। तो जी यदि जी, एमएसपी प्राइवेट सेक्टर पे भी लागू हो जाए, जो सभी किसान नेता कह रहे हैं, इस बात में कुछ हाँ हाँ आपत्ति है क्या आप लोगों को? इससे पूछ रहे हाँ, हैं, इससे नहीं मत बचिए। हम एमएसपी 50,000 हाँ करोड़ रुपए आप बाध्यकारी हमारे हो देने जाए, को तैयार हो एमएसपी या बाध्यकारी नहीं? हो जाए। नहीं, देखिए ये जो प्रश्न है ये बिल्कुल एक इंडस्ट्री के लिए है। मैं आपको जी बताऊं जी कि ये इंडस्ट्री, मेरे ख्याल में जगमोहन सिंह जी ज्यादा इसका अच्छा उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्री के लोग हैं क्या वो उसको किस तरह से लेते हैं। अल्टीमेटली देखिए क्या होता है, मेरा ये मानना है हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती है। जैसे मान लीजिए किसान की अपनी समस्याएं, बाकी स्टेक होल्डर्स की अपनी समस्याएं हैं, तो वो उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्या उनके लिए वो संभव है, क्या वो वायबल है, क्योंकि बिजनेस हर व्यक्ति को चलाना है। आज जैसे हम कहते हैं कि एक ट्रांसपोर्टर एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है और उसकी भी अपनी समस्याएं, मान लीजिए लागत की समस्याएं, टीयर वियर की समस्याएं है, डीजल की समस्याएं हैं, तो वो भी अपना व्यवसाय उनको ध्यान में रखते हुए ही करता है। तो जो व्यवसायी है उसकी भी एक अपनी लिमिट हो सकती है, तो वो उसको किस रूप में देखता है ये उनका प्रश्न है। तो मेरे ख्याल में मैं रविंद्र जी से आग्रह करूंगा कि अगर हमारे साथ जगमोहन सिंह जी जुड़ पाए तो वो एक इंडस्ट्री का व्यू रख सकते हैं नहीं, मैं सामने कि उनसे इसके ही बारे सबसे पहले चाह रहा था कि कमेंट्स वही रखें क्योंकि वो बेहतर बता सकते हैं, बट उनका शायद नेटवर्क स्टेबल नहीं। मैं एक बार दोबारा प्रयास करता हूँ जी। आज जसमोहन जी, फिर उसके बाद विनोद जी बोलेंगे, अपना क्लोजिंग रिमार्क्स विनोद जी से लूंगा। जी जी, सर मेरे बोलिए जसमोहन जी। हाँ जी, सर मैं लाइक ये कहता हूँ कि एमएसपी शुड बी, जैसे लोएस्ट क्वालिटी की मिनिमम प्राइस पे एमएसपी जरूर होनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर क्वालिटी में भी लाइक कुछ फर्क होता है। लोएस्ट क्वालिटी की मिनिमम प्राइस होनी चाहिए, लाइक अ मिनिमम वेज, लाइक अ डीए, जैसे जैसे ये आपका तय होता है कि बेस्ड ऑन अ सर्टेन पॉइंट कि ये एमएसपी डेफिनेटली होनी चाहिए। तो ये बिकॉज ये थोड़ा बहुत अब सेफ्टी नेट भी है और
क्या कहते हैं, अगर आप जैसे कहते हैं ना, कोई जो काम करने जा रहे हैं तो एक सेफ्टी नेट होने से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाती है, और इंडस्ट्री जरूर इसको वेलकम करेगी कि कोलेटरी फ्रेमवर्क हो जिसमें किसान और इंडस्ट्री के बीच में ताल्लुक बढ़े, और उसी से ही इंडस्ट्री का कैपिटल रूरल में आए, रूरल का जो प्रोड्यूस है उसको हम अभी खरीद सकें, और उसको हम जो भी करें, पैकिंग करें, वैल्यू ऐड करें, और ये भी श्योरिटी है कि इसमें किसान के जो कोऑपरेटिव यूनियंस हैं उनके लिए भी बहुत सारे कानून बने हैं, तो वो कोऑपरेटिव यूनियंस भी बिजनेस का रोल कर सकते हैं। तो ये आगे आने का, यही मैंने कहा था कि 2-3 साल ये लॉ को चलने दो, हम जो चीजें नहीं आ सकती हैं वो हम उसको भी देखें, बिकॉज वी हैव अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन और हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, और ये जब तक आइडियाज अनफोल्ड ना हो, जब तक थोड़ा बहुत फ्री मार्केट ना आए विद अ सेफ्टी नेट, और एट द सेम टाइम के मंडीज भी हैं और आपकी एमएसपीज भी हैं कि आप फार्मर्स का हाथ होल्ड करके अगले 2-3 साल चलिए, और आई फुली के सरकार को हैज टू शो अ स्लाइटली बेटर एटीट्यूड टुवर्ड्स द थिंग फार्मर्स. The media has to show a slightly better attitude so that the confidence can be built back. नहीं तो ये चीज लाइक हमेशा रहेगी, ये लाइक जो भी ये जो शक है कि हमको एक्सप्लॉयटेशन होगी और ये हमारी जमीन ले जाएंगे. जहाँ तक कि आपके फूड्स जो हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उनके लिए ये वाला कानून बहुत जरूरी है, बिकॉज सीधा फार्म से फैक्ट्री जाए, इसमें पैकिंग हो, वेस्टेज भी कम हो, प्राइस भी ज्यादा मिले, और जो आपके एग्रो के बिजनेस में है वो फार्मर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें. और आज के दिन ये सारी चीजें हो रही हैं, 5-10 साल से हो रही हैं, चाहे आपका मकेन है, चाहे आपका आईटीसी है, चाहे आपका पेप्सी, दे ऑल हैव गुड रिलेशनशिप्स, और जहां जहां फार्मर ने उनको दिया है दे आर क्वाइट गुड. आई मीन वहां पे वो ग्रेन का काम उन्होंने कम कर दिया है, फ्रूट का काम ज्यादा किया है, आलू का काम ज्यादा किया है. तो ये सारी चीज जी जसमोहन जी, जहां जहां की पॉसिबिलिटीज रही हैं वहां पे किसान ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सका है, ऐसा आप कह रहे हैं. मैं क्लोजिंग रिमार्क विनोद अग्निहोत्री जी से लेना चाह रहा था, बट मैं सोच रहा हूं कि मैं क्लोजिंग रिमार्क पुष्पेंद्र जी से लूंगा. मैं चाहूंगा कि जो जसमोहन जी ने कहा है उसको आप रिस्पॉन्ड करें, लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी भी कुछ कहना भी चाह रहे थे. और साथ के साथ मैं 2 प्रश्न विनोद जी आपके साथ में ऐड करना चाह रहा हूं. एक तो ये प्रश्न मैं ये इसमें ऐड करना चाह रहा हूं, किसानों को क्या अपनी एमआरपी तय करने का हक नहीं है? जिस तरह से हम फैक्ट्री ओनर्स को देखते हैं, हम अपना प्रोडक्ट कोई भी XYZ, हम अपनी सर्विसेज के दाम तय करते हैं, प्रोडक्ट के दाम तय करते हैं, तो क्या किसान अपने फसल के दाम नहीं तय कर सकता? पहला सवाल. दूसरा, जो जसमोहन जी ने कहा कि मीडिया अगर कुछ अपना बेटर और स्लाइटली बेटर एटीट्यूड शो करे तो शायद चीजें बेहतर हो सकती हैं. तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपसे ऐड कर रहा हूं विनोद जी, और जो आप रिस्पॉन्ड जो कहना चाहते थे वो कहें. नहीं, पहले तो मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा, उसके बाद फिर आपके सवालों का भी उत्तर दूंगा. जी. पहला ये, जैसे हम अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग निश्चित रूप से अगर ढंग से हो तो किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है. लेकिन हमारे यहाँ गन्ने में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है, लेकिन इसके बावजूद, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में गन्ने की बहुत खेती होती है, उसके बावजूद आप सब लोग जानते हैं कि हर साल हजारों करोड़ रुपया गन्ने का किसानों का भुगतान का बकाया रहता है, उसका एमएसपी भी डिक्लेयर होता है, सब होता है, जबकि उसमें जो गन्ना कानून है, अधिनियम है, उसमें स्पष्ट प्रोविजंस दिए हुए हैं
कि किस तरह से जो है अगर 15 दिन पेमेंट डिले होगा तो ये ब्याज होगा, इतना मिलेगा, 17,000 करोड़ रुपए का बकाया है। उसके बावजूद सालों साल गन्ने का भुगतान नहीं होता किसानों को, और हर बार कोई वीएम सिंह जैसा आदमी जाकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ करके गन्ने का भुगतान कराता है। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक मॉडल हमारे सामने ऑलरेडी पहले से मौजूद है। तो जो नया कानून है या जो नई व्यवस्था, उसमें इसको ध्यान रखना चाहिए ताकि ये स्थिति आगे भविष्य में ना हो दूसरे उसके साथ। दूसरी बात यह है कि मंडी सिस्टम 2006 में बिहार में खत्म कर दिया गया था, एमएसपी भी वहां नहीं दी जाती थी। वहां के किसानों की औसत आय क्या पंजाब और हरियाणा के किसानों से ज्यादा है? क्या वहां प्राइवेट सेक्टर ने जो है बहुत ज्यादा पैसे दे दिए? वहां मंडियां जो है, क्यों नहीं बिहार का किसान जो है आज उतना संपन्न है जितना हरियाणा और पंजाब का किसान संपन्न है? ये एक प्रश्न है। अब दूसरी बात ये जो आपने प्रश्न सवाल किया, एक तो मीडिया से हूँ, मैं निश्चित रूप से जगमोहन जी की बात से सहमत हूँ कि मीडिया को इसमें बहुत ही बैलेंस और बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। उसको ना तो आंदोलन को भड़काने का काम करना चाहिए और ना ही आंदोलन को जो है ब्रांड करने का काम करना चाहिए कि कोई प्रचार तंत्र के जरिए आप ऐसी बाइक, मान लीजिए 50,000 लोग इकट्ठा है वहां पर, 1 लाख लोग इकट्ठा है, उसमें हो सकता है 200, 400, 500 आदमी ऐसे भी हो जो भड़काऊ बातें करें। हो सकता है उसमें, हर आंदोलन में इस तरह के लोग घुस आते हैं। मेरा बड़ा आंदोलनों से एज एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट के रूप में बड़ा संपर्क रहा है। हर आंदोलन में हल्ला मचाने वाले कुछ लोग तो बाकायदा प्लांट भी किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और एजेंसीज की तरफ से, और कुछ वैसे ही सिर्फ एक किस्म के लोग होते हैं। तो उनके बयानों के आधार पर, उनके इंटरव्यूज आप दिखा रहे हैं, उनकी बाइट दिखा रहे हैं और पूरे आंदोलन को आप जो है कर रहे हैं, तो वो गलत है। वो एटीट्यूड नहीं अपनाना चाहिए। जो किसानों की कंसर्न है उनको लाना चाहिए, और साथ ही साथ सरकार जो कह रही है, सरकार जो अपनी बात करे, उसको भी किसानों के सामने सकारात्मक तरीके से पेश करना चाहिए। एक पुल का काम करना चाहिए मीडिया को, ना कि पुल तोड़ने का काम करना चाहिए, पुल बनाने का काम करना चाहिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की होती है। इस समय तो मीडिया का जमाना है। और एक और आपने एक सवाल किया था, दूसरा क्या सवाल था? जी, मेरा दूसरा सवाल ये था, जिस तरह से सभी लोगों को अपने अपने दाम तय करने की आजादी है, छूट है, तो किसानों को अपनी फसलों के दाम तय करने की आजादी क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, किसानों को अपनी फसलों के दाम तय करने की आजादी बात सैद्धांतिक रूप से बहुत ही आदर्श स्थिति है अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि किसान भी एक तरह से उत्पादक है। लेकिन समस्या ये है कि चूंकि किसान, एक तो किसान की फसल, वो गेहूं मान लीजिए मैंने पैदा किया और मैंने कहा कि मैं इतने रुपए कुंटल बेचूंगा, और वो प्राइस जो है मार्केट में हमको नहीं मिला, तो हम गेहूं रख नहीं सकते, हमको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान को पैसे भी चाहिए होते हैं। तो किसान के सामने इसीलिए सरकार एमएसपी तय करती है कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब एक उसको जो है सपोर्ट, एक मानक तय कर दिया गया, उसके आसपास 100-200 रुपए कम ज्यादा में किसान अपना कर सके। तो वो इसीलिए एमएसपी बहुत महत्वपूर्ण है। एमएसपी जो है वो सिर्फ नाम के लिए नहीं है, एमएसपी एक मानक है, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है या एमआरपी है, तो एमएसपी। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में एक बहुत बेहतरीन मॉडल एग्रीकल्चर का मौजूद है, जिसकी ओर किसी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया। पुष्पेन जी भी वहां से होके आए हैं पढ़ के, मैंने खुद उसको बहुत नजदीक से देखा है। वो गुजरात के दूध के किसानों का मॉडल, अमूल का मॉडल, वहां उनको सही प्राइस भी मिलता है, उनके का क्वालिटी मैनेजमेंट भी होता है, और उन अमूल कोऑपरेटिव्स में जिस तरह से गुजरात की जो विकास गाथा है, उसकी अगर बुनियाद है तो वो कोऑपरेटिव मूवमेंट है। मैं तो 1983 और 82 में मैं वहां पर रहा हूँ, और तब मैंने देखा था कि गुजरात के उन गांवों में जहां जहां मिल्क कोऑपरेटिव सक्सेसफुल है, महसाना, खेड़ा, साबरकांठा, बनासकांठा, ये सारे जिले, राजकोट, कितना उन गांवों में विकास हुआ। उन गांवों में बुनियादी सारी चीजें कोऑपरेटिव के पहुंच गई। वहां सड़क पहुंच गई, वहां स्कूल पहुंच गए, वहां डाकखाना पहुंच गया, वहां बैंक पहुंच गया, वहां बिजली पहुंच गई, वहां अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंच गया, जानवरों का डॉक्टर। तो ये सारी चीजें जो है, और किस तरह से जिनके पास 1 बीघा जमीन नहीं है, वो मिल्क प्रोड्यूसर्स 4-4, 5-5 भैंसे कोऑपरेटिव से लोन लेकर के और वो आज अमूल दुनिया में कितना बड़ा ब्रांड बना हुआ है। वो एक इतना बढ़िया मॉडल है, अगर उसको थोड़ा सा रेप्लिकेट किया जाए और कृषि विशेषज्ञों के साथ बात करके, तो उससे कॉर्पोरेट को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा। लेकिन हम उधर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम तो वेस्टर्न इंटरेस्ट में ऐसा फंसे हुए हैं हमारे सिस्टम्स की, जो उसके बाद जो है किसानों को सड़क पर बैठना पड़ता है, और कॉर्पोरेट कहता है कि हमारे जो है हमको आप छूट दीजिए तो गन्ना किसानों को हम भुगतान कर सके। अभी 3,000-3,500 करोड़ रुपए का जो है कॉर्पोरेट को इसलिए दिया गया है ताकि गन्ना किसानों को भुगतान कर सके। तो ये नौबत क्यों आती है? आप एक सिस्टम बनाइए, और उस सिस्टम, कभी आपने सुना कि अमूल के लोगों को छूट दी गई हो तो ताकि वो दुग्ध उत्पादकों को भुगतान कर सके? कितना वहां के किसानों का ज्ञानवर्धन हुआ है। वो जापान, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे तक घूम घूम के उनके वो आते हैं। वो आप देखिए, वो मॉडल हम क्यों नहीं रेप्लिकेट करते हैं एग्रो उसमें।
जी पुष्पेंद्र जी, आप रिस्पॉन्ड करें जसमोहन जी ने जो कहा है, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा था, उन्होंने अपनी बात रखी है और ये क्लोजिंग रिमार्क की तरह से हम लेंगे और इसको हम इसके बाद इस शो को खत्म करेंगे। आज अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, मेरी तरफ से शायद मैंने किया जी हुआ। जी 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 बोलिए। जी जी अच्छा, आ रही ना आवाज? बिल्कुल आ रही है। नहीं, जसमोहन जी ने बिल्कुल ठीक ठीक बात कही है कि वैल्यू चेन में किसान जो है पहली कड़ी है। अगर उसको हम सही दाम दे देते हैं तो एक तो परचेसिंग पावर सारे देश की बढ़ेगी, और इतना बड़ा सेक्शन है, जब उसके पास पैसा जाएगा तो यही लोग जाकर के इंडस्ट्री के भाइयों का जो माल है उसको खरीदने का काम करते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि हम सही कीमत जो है किसान तक पहुंचने दें, और उसके लिए एमएसपी एक बेंचमार्क हो सकता है। एमएसपी पर जो खरीद करती है सरकार, उसकी वजह से भी बाकी मार्केट में भी रेट जो है कुछ संभले रहते हैं, ये भी इसकी खासियत है। तो इसलिए इसी तरह मैं उदाहरण जैसे अमूल का दिया विनोद अग्निहोत्री साहब ने, क्योंकि मैं स्वयं वहाँ इरमा आनंद से पढ़ा हूँ और अमूल के आज भी जो है सारी चीजें हम कनेक्टेड रहते हैं। अमूल जिस मार्केट में एंटर कर जाता है, जैसे यहाँ दिल्ली का उदाहरण दूं तो अमूल के जो परचेजिंग रेट है वो 40-42 से 45 रुपए के आसपास है, फुल क्रीम मिल्क के जो स्टैंडर्ड है, और आपको वो 55 रुपए में उपलब्ध करा रहा है। तो लगभग इसी रेट के आसपास 2-4 रुपए कम में ही खरीदने के लिए प्राइवेट सेक्टर वाले भी मजबूर होते हैं। और जब अमूल नहीं होता है उस मार्केट में तो वो 15-20 रुपए का गैप आ जाता है, यानी 30 रुपए में खरीदेंगे और आपको 55 रुपए में देंगे। तो ये भी रीजन है कि हम चाहते हैं कि एमएसपी की जो मजबूत व्यवस्था है, मंडी की व्यवस्था, वो अपनी जगह और खरीद की व्यवस्था लागू रहे, और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी आप कंपटीशन वाली बात करें तो एमएसपी यदि प्राइवेट सेक्टर में भी लागू हो जाती है तो इससे प्राइवेट सेक्टर के भाइयों को भी, कोई इंडस्ट्री को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा वो धनराशि नहीं है, सरकार को कोई वो राशि चुकानी नहीं है, उल्टे सरकार का टैक्स बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, इंडस्ट्री का भी माल ज्यादा बिकेगा, और हमारे एक बहुत बड़े सेक्शन जो है आधी आबादी का जीवन यापन भी ऊपर उठेगा। इसके लिए सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है। जी पुष्पेंद्र जी, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। अगर एमएसपी बढ़ती है तो सारे स्टेक होल्डर्स को फायदा है, और जाहिर सी बात है अगर कोई भी फैसला लिया जाता है या कानून बनाया जाता है तो सभी स्टेक होल्डर्स के फायदे को ध्यान में रखकर काम करेंगे तो ही चीजें बेहतर निकलती हैं। जिस तरह से विनोद जी ने कहा कि भाई हठ योग छोड़ के हमें योग पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और ये सही बात है। अगर सरकार के मंत्री, सरकार के प्रवक्ता आंदोलन वाले एरिया में, उस क्षेत्र में जाके बात करना शुरू करते हैं तो मैं समझता हूं उनको भी एक विश्वास डेवलप होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, सरकार हमारी बात सुन रही है। बहुत सही बात कही विनोद जी ने कि यदि सरकार पहले से ही किसानों को बोल देती कि ठीक है, आप आइए, बुराड़ी आइए, दिल्ली आइए और बड़ी जगह में बैठिए और यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, तो मैं समझता हूं कि जो हर्डल्स क्रिएट करी गई थी और हर्डल्स अब क्रिएट हो गई हैं तो ये शायद पनपती नहीं, पैदा नहीं होती। और आने वाले समय पे भी हमें किसानों को भरोसे में लेके ही सरकार को काम करना पड़ेगा। अगर हम पीछे से इस आंदोलन को खत्म करने की, तोड़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में और समस्याएं बढ़ती जाएंगी, गहराती जाएंगी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपने अपने विचार रखे और मैं समझता हूं इससे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी इसके इंसाइट्स मिले कि हाँ, कहाँ पे चीजें किस तरह से हो सकती हैं। आप सब लोगों का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।